Okay, so I think right now we are live. Sorry for the 2 minutes of delay. थोड़ा सा कनेक्टिविटी इशू आ रहा था. So गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. आप सभी को पता है, स्क्रीन पर देख के पता लग रहा है कि किस पर्पज से हम लोग जो है इस सेशन को कर रहे हैं. सो दिस पर्पज इज टोटली डेडिकेटेड फॉर दोज एस्पिरेंट्स जो यूपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं, यूपीएससी डीआई की या फिर फ्यूचर स्टेट डीआई की, किसी भी स्टेट डीआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो कर रहे हैं, कैसे इंटरव्यू वगैरह में डील करेंगे, हाउ वी आर गोइंग टू डील दैट पर्टिकुलर इंटरव्यू पार्ट, पर्सनालिटी टेस्ट. सो उस मुद्दे पर मैं बात करने वाला हूं. सो मीनवाइल आई वुड रिक्वेस्ट प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स वेदर ऑडियो एंड वीडियो एवरीथिंग इज फाइन, ताकि हम लोग क्लास को प्रोसीड कर सकें. फटाफट मुझे जो चैट बॉक्स में आप सभी बता दीजिए, जो लोग भी जुड़े हुए हैं, ये ऑडियो एंड वीडियो एवरीथिंग इज फाइन. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. once again good evening to all of you. Yes, please confirm in the chat box whether audio and video everything is fine. Lucky is saying all fine sir. Kundan ji saying fine sir. Okay, thank you so much for your cooperation. चलिए, तो सबसे पहले मैं ये सेशन बता दूं. इस सेशन को लेने से पहले जो भी सेशन ले रहा है उसके बारे में थोड़ा सा पता होना जरूरी है, क्योंकि इंटरव्यू का गाइडेंस दे रहे हैं. इट मीन्स कि जाहिर सी बात है वो बंदा या तो क्वालिफाइड होगा या फिर उस चीज को उसने एक्सपीरियंस किया होगा. दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू शेयर माय एक्सपीरियंस. तो जो मेरा साझा एक्सपीरियंस रहा है वो अब देखा जाए तो मोर देन 7 ईयर का एक्सपीरियंस मुझे हो चुका है फार्मा फील्ड में. ज्यादा उससे है, लेकिन पढ़ाने का जो एक्सपीरियंस है वो मैं बता रहा हूँ. सारा एक्सपीरियंस मिलाया जाएगा तो वो 10 ईयर से प्लस हो जाएगा, बट मोर देन 7 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस है. मैं एक नाइपीरियन भी हूँ, नाइपर से पढ़ा हुआ हूँ, तो जाहिर सी बात है नाइपर का भी एक्सपीरियंस है, तो ऑटोमेटिकली मुझे जीपैट का भी एक्सपीरियंस है. विथ ऑल ओवर इंडिया गुड रैंक से मैंने जो है जीपैट क्वालिफाई किया हुआ है. उसके अलावा एसएससी कर्नाटका केरला 2015 का एग्जाम मैंने क्वालिफाई किया हुआ है. फार्मासिस्ट ईएसआईसी 2016 मैंने एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है. उसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिसमें कुछ नंबरों से चूक गया या लिस्ट में नहीं आ पाया, कुछ नंबरों में कुछ एग्जाम्स में बहुत अच्छा मैंने किया है. सो ये सारा एक्सपीरियंस मैं आपसे साझा करने वाला हूँ. इसके साथ मैं और आपको बताना चाहूंगा कि मैंने सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन दिया है, यूपीएससी भी मैंने दिया हुआ है, मैंने स्टेट पीसीएस का एग्जामिनेशन भी दिया हुआ है, और मैं इंटरव्यू भी मैं फेस कर चुका हूं इन सारे पब्लिक सर्विस कमीशन में. सो डेफिनेटली आज का जो सेशन होने वाला है वो मैं दोनों पर्सपेक्टिव से शेयर करूंगा कि ये जब डीआई के अलावा जब इनका अप्रोच होता है, क्योंकि मैं उस लेवल पे पहुंचा हूं, मैंने मुझे मौका मिला है उस एग्जाम को देने का, इंटरव्यू देने का. सो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू शेयर द अदर पार्ट ऑफ इंटरव्यू एज वेल. तो डीआई का जो मेरा इंटरव्यू एसएससी कर्नाटका केरला का जो कि इलाहाबाद में हुआ था, वो भी एक्सपीरियंस मैं शेयर करूंगा. उसके अलावा जो मेरा सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू था उसका भी मैं एक्सपीरियंस शेयर करूंगा. सो लॉट ऑफ थिंग्स आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू. ये मेरी 10 साल की मेहनत आपसे मैं शेयर कर रहा हूं. आप में से बहुत सारे लोग मेरे से सीनियर भी हैं, बहुत सारे लोग जूनियर भी हैं, मेरे इक्विवेलेंट भी है. सो यहाँ सीनियर जूनियर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. आई एम गोइंग टू शेयर माई ओन एक्सपीरियंस. ठीक है, चलिए. गोपाली सिंह फाइन सर. बताना इसलिए जरूरी है कि अगर मैं ज्ञान बांट रहा हूं तो वो ज्ञान कहां से आ रहा है, क्या वो बंदा सही है जिससे आप सुन रहे हो, आप मेरी बात क्यों सुनेंगे. सो दैट्स व्हाई यू नीड टू अवेयर अबाउट, मेरे बारे में थोड़ा बहुत आपको जानकारी होनी चाहिए. चलिए, लेट्स टॉक अबाउट द मेन इंपॉर्टेंट सेशन जिसके लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं. एक सेकंड दीजिए जरा, जस्ट वेट, थोड़ा सा मैं पेन. हाँ, अब देखिए, जब भी हम डीआई के लिए इंटरव्यू के लिए अपीयर होते हैं तो ये इंटरव्यू का सेशन जो है उन लोगों के लिए भी काम आने वाला है जिनका एग्जामिनेशन है. और अभी फिलहाल मैं सिचुएशन आपको बता रहा हूं कि बिहार डीआई का अभी रिजल्ट आने वाला, जब मैं वीडियो आपसे बात कर रहा हूं, लाइव सेशन कर रहा हूं, तो बिहार डीआई का रिजल्ट 31 को आने वाला है. उड़ीसा का आ चुका है पर्सनालिटी टेस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए. 19 कैंडिडेट हैज बीन ऑलरेडी सिलेक्टेड फ्रॉम आवर बैच. मैं आपको बता देता हूं अपडेट भी. हम लोग हो हल्ला नहीं मचाते हैं, लेकिन इन्फॉर्म करना जरूरी था कि आपको पता रहे कि जिस मेंटर से आप पढ़ रहे हो, जिस जगह पढ़ रहे हो, दैट इज गोइंग टू बी द राइट प्लेटफॉर्म. यूपीएससी का पेपर अच्छा हुआ है, कई लोगों का खराब भी हो गया है, ये हर जगह होता है. ठीक है, बीपीएससी का एग्जाम बहुत ही बेहतरीन हुआ है, बहुत ही सटीक हमने पढ़ाया हुआ था. सो आई एम एक्सपेक्टिंग मोर एंड मोर नंबर ऑफ रिजल्ट्स फ्रॉम बीपीएससी डीआई. तेलंगाना की भी से भी एक्सपेक्टेशन है. मध्य प्रदेश का भी रिजल्ट होल्ड पर है जस्ट बिकॉज ऑफ क्वालिफिकेशन. वहां पर भी ऑलरेडी 3 कैंडिडेट हैव बीन सिलेक्टेड एमपी डीआई में. तो जहां जहां पर भी इंटरव्यू वगैरह होने वाला वो सब मैं बात करने वाला हूं आपसे. ठीक है, चलिए. सबसे पहला जो स्टेप होता है, समझना होता है. क्या समझना होता है? आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ये जो मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं अभी, मैं विद द रिस्पेक्ट ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन, उसके पर्सपेक्टिव से मैं शेयर आपसे कर रहा हूं. तो सबसे पहले आपका जो फर्स्ट स्टेप होता है, अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम एंड इट्स रिक्वायरमेंट.
जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, सपोज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द ड्रग इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन, सो उस एग्जाम को समझना पड़ेगा, क्योंकि फार्मासिस्ट एग्जाम की रिक्वायरमेंट इज डिफरेंट, जीपैट की एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, और ड्रग इंस्पेक्टर के डिफरेंट है, सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन के डिफरेंट है। जैसे आप देखते होंगे जब जिले का डीएम अपॉइंटेड होता है, ठीक है, उसको जब सेलेक्ट करके एग्जामिनेशन के थ्रू सेलेक्ट करके ले आया जाता है, तब उसके अंदर कुछ क्वालिटी चेक की जाती हैं, जैसे उसके अंदर लीडरशिप, क्योंकि जिले का वो राजा है बिल्कुल, तो उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज, डिसीजन मेकिंग क्वालिटीज होनी चाहिए, फास्ट डिसीजन मेकिंग क्वालिटीज होनी चाहिए, पेशेंस लेवल है, ये सारी चीज, आपका एनालिटिकल कैपेबिलिटी कितनी है, ये सब कुछ आपका चेक करता है, इसलिए सीसैट का पेपर होता है, मेंस का पेपर होता है, ये सारी चीजें होती हैं। उसी तरीके से जब आप फार्मासिस्ट का एग्जाम देते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन देते हैं, तो सर्टेन क्वालिटी आपसे जो है वो चेक करता है आयोग आपका। तो आप सभी को पता है कि जो ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जामिनेशन है, जो सेंट्रल बॉडी है वो यूपीएससी कराती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, वही जो एनडीए का एग्जाम कराती है, जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम कराती है, वही डीआई का भी एग्जाम कराती है। उसके अलावा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे यूपी पीएससी प्रयागराज हो गया, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, सो दीज आर स्टेट ऑर्गेनाइजेशन, दीज आर स्टेट रिक्रूटिंग बॉडी, ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कराते हैं। तो सबसे पहले आपको एग्जाम को समझना पड़ेगा कि आपका ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम है क्या। ड्रग्स इंस्पेक्टर मेनली देखिए दो पर्पज से डीआई की नियुक्ति होती है। एक तो आपकी नियुक्ति होती है टेस्टिंग पर्पज से, बहुत बेसिक से मैं डिफरेंस, बहुत बेसिक से सारी चीजें बता रहा हूं आपको, ठीक है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बातें पता भी होंगी, और मैं आपको बता दूं कई सारे, जिस बैच में मैं बात कर रहा हूं उस बैच में कई लोग ऑलरेडी डीआई भी हैं, ऑलरेडी एडीआई के तौर पर हैं या फिर अदर स्टेट में हैं, ऑलरेडी वो सेंट्रल के लिए ट्राई कर रहे हैं। सो दे आर हैविंग लॉट ऑफ एक्सपीरियंस आल्सो, तो उनसे भी बात होती है, उनसे भी बहुत सारी चीजें शेयर होती हैं। सो टेस्टिंग पर्पज एंड लाइसेंसिंग पर्पज। टेस्टिंग पर्पज वगैरह में जब होता है तो अभी देख रहे होंगे आप, कंफ्लिक्ट चल रहा है, शेड्यूल सी का एक्सपीरियंस चाहिए या नहीं चाहिए, इस पे बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आ गया है, स्टेट वगैरह में भी डिसीजन चल रहा है, जैसे अभी पटना हाई कोर्ट का डिसीजन, अभी महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन में महाराष्ट्र हाई कोर्ट का डिसीजन, मध्य प्रदेश में जो डिसीजन है, वो सारी चीजें हैं। लाइसेंसिंग पर्पज के लिए स्टेट में जनरली आपके जो रिक्रूटमेंट होता है वो लाइसेंसिंग पर्पज के लिए होता है। जब आप जिले में औसत निर्माण अधिकारी या फिर ड्रग इंस्पेक्टर के तौर पर आप जब नियुक्ति आपकी होती है, तो मेनली योर पर्पज इज लाइसेंसिंग। तो सबसे पहली जरूरत है आपको एग्जाम को समझना पड़ेगा, और एग्जाम को समझने के लिए सबसे बेटर ऑप्शन होता है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आप एज ए ड्रग इंस्पेक्टर, बिकॉज ड्रग इंस्पेक्टर एक पोस्ट है, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, लेकिन एज ए प्रधानमंत्री उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग है, एज ए व्यक्ति उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है, एज ए पोस्ट उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है, सभी के प्रधानमंत्री हैं वो। तो अब आप ड्रग इंस्पेक्टर जब बनने जा रहे हैं तो ये पोस्ट है, और व्यक्ति से ज्यादा पावरफुल पोस्ट है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने नाम सुना ही होगा। तो जब आप ड्रग इंस्पेक्टर की अपॉइंटमेंट हो रही है तो आपको बड़ी पोस्ट दी जा रही है, तो जाहिर सी बात है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बड़ी होने वाली है, और तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर होना चाहिए। तो बेसिक चीजें हैं कि आपका रिक्रूटमेंट सेंट्रल के थ्रू हो रहा है, स्टेट के थ्रू हो रहा है, किस सेक्शन के थ्रू हो रहा है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में क्या क्लॉजेज हैं, क्या क्या सेक्शंस है जिसके तहत आपकी नियुक्ति हो रही है। लिखा जाता है कि अंडर सेक्शन 21, अंडर सेक्शन 33, तो किस सेक्शन के तहत आपकी नियुक्ति हो रही है आपको पता होना चाहिए। आपकी पावर क्या है, योर पावर शुड बी क्लियर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है वो सभी क्लियर होने चाहिए। तो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही डिसाइड करती हैं कि ये आपसे क्या क्या मांगने वाले हैं, ठीक है। बहुत सारे डीआई एग्जाम में इंटरव्यू होता है, बहुत सारे डीआई एग्जाम में इंटरव्यू नहीं होता है। जनरली इंटरव्यू होता है क्योंकि बड़ी पोस्ट है, तो जाहिर सी बात है इंटरव्यू आपसे लेंगे ही। तो पहला स्टेप जो है आपको एग्जाम को समझना है। जी सुभाष जी बताइए, मुझे थोड़ा 10-15 मिनट का समय दीजिए, इंपॉर्टेंट चीजें मैं डिस्कस कर लूं, अदरवाइज जो इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने वाला हूं शायद मैं भूल जाऊं। लास्ट में आपके जो भी डाउट्स हैं वो मैं डाउट सारे क्लियर करने वाला हूं। सो फर्स्ट थिंग है अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ एग्जाम। आप जीपैट की तैयारी कर रहे हैं उसका अलग पर्सपेक्टिव, आप डीआई की तैयारी कर रहे हैं द पर्सपेक्टिव इज डिफरेंट। भले से कुछ हद तक सिलेबस मैच हो, लेकिन यहां पर आपको किसी और पर्पज के लिए नियुक्त किया जा रहा है, सो थिंग्स आर गोइंग टू बी डिफरेंट। तो आपका अपॉइंटमेंट किसके तहत कर रहे हैं, सेंट्रल बॉडी कर रही है तो कौन कर रही है, स्टेट बॉडी कर रहा है तो कौन कर रहा है, ये स्टेट बॉडी को रिक्रूटमेंट करने का पावर किसने दिया है, अपॉइंट करने का आपको पावर किसने दिया है, आपके सिलेक्शन का पावर किसने दिया है, ये सारा कुछ मेंशन है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में। तो जाहिर सी बात है ये सारा पावर आपको मिल रहा है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत, ठीक है। इंडिया की जो रेगुलेटरी बॉडी है उसके बारे में भी पढ़ना, सबसे पावरफुल पोस्ट डीसीजीआई की, ठीक है। वो पूरा चार्ट पढ़ना, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट की, डीसीजीआई के नीचे क्या ज्वाइंट कंट्रोलर है, फिर एडीआई है, डीआई है, इस तरीके से सारी चीजें।
सो आपका अपॉइंटमेंट जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में डीआई की अपॉइंटमेंट, उसकी पावर, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप एनके जैन से पढ़ लीजिए। आप चाहें तो सीधे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट सीधे उठाइए, वहां से पढ़ सकते हैं। आपकी पावर्स क्या क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है। मैंने कहा ना ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो क्योंकि आपको पद मिल रहा है, एक पोस्ट मिल रहा है, तो अब एज ए व्यक्ति नहीं काम करना है, एज ए पद आपको करना है, इसकी कुछ रिक्वायरमेंट है। तो ये सारी बेसिक चीजें हैं। एक मिनट रुकिए जरा, किसी का कुछ डाउट चैट बॉक्स में आप लिखते रहिए जो भी डाउट है। अब देखिए, जब डीआई एग्जाम हम देते हैं तो दो प्रोसेस होती है, एक तो उसका रिटन एग्जामिनेशन होता है और जनरली इंटरव्यू होता है। आप देखेंगे जब सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन होता है तो वो इंटरव्यू ना लिख के पर्सनालिटी टेस्ट लिखते हैं ज्यादातर, बट यहां पर क्या है, सीधे इंटरव्यू लिखा जाता है, लेकिन उसमें लिखा जाता है कि आपके व्यक्तित्व की जांच की जाएगी। एक मिनट, पता नहीं कौन ना मैसेज कर रहा है बार बार। चलिए, तो रिटन टेस्ट भी होता है, इंटरव्यू भी होता है। सिविल सर्विसेज में जनरली इट इज विद द नेम ऑफ पर्सनालिटी टेस्ट, क्योंकि आपका ज्ञान प्रीलिम्स में, मेंस में चेक हो चुका है। अब आपका जो है पर्सनालिटी टेस्ट किया जाएगा कि क्या आपका जो नॉलेज है, क्या आप इस पोस्ट के लिए फिट हैं या नहीं है, ये आपकी जांच की जाएगी। तो जनरली दो स्टेप्स इसमें आपको देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद तीसरी बात जो हमें समझनी होती है, वो समझनी होती है क्या क्या क्वालिटीज हमसे एक्सपेक्ट की जाती हैं। जब हम ड्रग इंस्पेक्टर बनेंगे, फाइनली वी आर गोइंग टू बी अपॉइंटेड, सो व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस। जैसे मैंने एग्जांपल आपको दिया कि जब आप एज ए डीएम आपकी नियुक्ति होती है। एक मिनट यार, कौन है यार, एक सेकंड रुकिए जरा। एक सेकंड रुकिए जरा, बड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है, बच्चे भी ना फोन पे फोन करते हैं। वेट करिए एक मिनट जरा। चलिए, बाकी जिसका फोन आ रहा बाद में डील करेंगे, पहले इंपॉर्टेंट चीजें। अब देख रहे हैं कितना डिस्टरबेंस होता है लाइव में, मैसेज कॉल आए जा रही है। क्वालिटीज एक्सपेक्टेड फ्रॉम डीआई पोस्ट, क्योंकि ड्रग इंस्पेक्टर एज ए पोस्ट है आपकी, तो आपसे कुछ क्वालिटीज एक्सपेक्टेड है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जब आप एज ए ऑल इंडिया सर्विसेज का ऑफिसर जब आप नियुक्त होते हैं यूपीएससी के थ्रू, उसकी 3 मेन पोस्ट है, आईएएस, आईपीएस, और एक और पोस्ट है वो फॉरेन सर्विसेज बोला जाता है कि फॉरेस्ट सर्विसेज, फॉरेस्ट सर्विसेज बोला जाता है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, इंडियन फॉरेन सर्विसेज सेंट्रल सर्विस में आती है आपकी, जो एम्बेसडर वगैरह होते हैं। तो मैंने क्या आपको बताया कि क्या क्वालिटीज वहां पर एक्सपेक्ट की जाती है आपसे, लीडरशिप क्वालिटी, आपको डिसीजन लेना होता है। आप देखिए कहीं पर चक्का जाम वगैरह, कहीं पर जाम लगता है, एक्सीडेंट हो जाता है, डेथ हो जाती है, पुलिस अधिकारी जाते हैं, लोअर लेवल के अधिकारी जाते हैं, मनाते हैं, कन्विंस करते हैं, कभी कभी खुल जाता है, कभी कभी नहीं खुलता, लेकिन जब पीसीएस ऑफिसर या आईएएस ऑफिसर जाता है, कन्विंस हो जाता है, बिकॉज ही और सी इज हैविंग पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, लोग उनकी बात समझते भी सुनते भी हैं। तो ड्रग इंस्पेक्टर की बड़ी पोस्ट है, आईएएस की इक्विवेलेंट नहीं है, बड़ी पोस्ट है, जिम्मेदारी बड़ी है, तो सर्टेन क्वालिटीज आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू पीपल। सबसे पहले आपके अंदर एक ह्यूमन सेंसिटिव अप्रोच होना चाहिए। जो भी आपकी पद है वो तो सही है, लेकिन आप हमेशा न्यूट्रल होने चाहिए, क्योंकि जब आपकी नियुक्ति होगी तो आपसे अलग अलग कास्ट के, अलग अलग रिलीजन के लोग इंटरेक्ट करेंगे। सो डेफिनेटली आपको जो है ह्यूमन सेंसिटिव थोड़ा सा होना पड़ेगा, हर मुद्दे पर सेंसिटिविटी दिखाना पड़ेगा। बायसनेस आपके अंदर नहीं होना चाहिए, न्यूट्रलिटी होना चाहिए आपके अंदर, पॉलिटिकली न्यूट्रल होने चाहिए आप, किसी भी पार्टी से प्रभावित नहीं होना चाहिए आपका एजेंडा, यू शुड बी पॉलिटिकली न्यूट्रल। उसके अलावा आपकी जो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी है वो तो एक्यूरेट होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए। लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए, आपके अंदर एनालिटिकल कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, डेप्थ ऑफ नॉलेज आपका रिटन टेस्ट से चेक कर लिया गया है। एज ए पर्सन आपकी कुछ क्वालिटीज, आपका पेशेंस लेवल होना चाहिए। एग्जाम लेट होता है, बाद में रिजल्ट आता है, रिजल्ट खराब होता है, दोबारा फिर आप एग्जाम देते हो, ये सब क्या है, ये पेशेंस ही तो आपसे चेक किया जा रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें तो ह्यूमन सेंसिटिव, उसके अलावा और भी जो क्वालिटीज हैं वो सारी आपके अंदर होनी चाहिए। ये कहां काम आएंगी और इस क्वालिटीज पे आपको काम करना है। ये क्वालिटीज 2 दिन में नहीं होती है, हम इनबॉर्न नहीं लेके पैदा होते हैं। तो जो लोग टीचिंग में हैं, जो लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जो लोग किसी हायर पोस्ट पे कर रहे हैं, ये सब चीजें उनके अंदर दिन पर दिन डेवलप होती जा रही हैं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी सुधर रही है, ये सारी चीजें। कम्युनिकेशन स्किल को मैं थोड़ा सा लेके क्लियर कर दूं, जब हम सिविल सर्विसेज वगैरह के एग्जाम देते हैं तो यू नीड टू सेलेक्ट द मीडियम, कि किस मीडियम में आप बात करना चाहते हैं। अगर हिंदी में, ठीक है, डेफ जैसे होता है, जब हम जाते हैं तो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाता है सिविल सर्विसेज वगैरह के लिए, आप उसमें पूरा डिटेल आप भरते हैं
सारी चीजें मीडियम भी आप चूज करते हैं, किस मीडियम में बात करना चाह रहे हैं। लेकिन डीआई एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं होता है। डीआई एग्जामिनेशन में सीधे आप किसी भी मीडियम में कन्वर्सेट कर सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द पैनल, जो बोर्ड है, जो ग्रुप ऑफ मेंबर का पैनल है, वो किस मीडियम में बात कर रहा है। सपोज दे हैव स्टार्टेड फ्रॉम द हिंदी, सो स्टार्ट फ्रॉम द हिंदी। दे हैव स्टार्टेड फ्रॉम द इंग्लिश, सो यू शुड कन्वर्सेशन, योर होल कन्वर्सेशन शुड बी इन द इंग्लिश। तो जिस मीडियम में वो आपसे अगर मराठी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, किसी स्टेट वैकेंसी है, आपसे लोकल लैंग्वेज में बात करें, यू शुड स्टार्ट विद द लोकल लैंग्वेज। तो कम्युनिकेशन का फर्क नहीं होना चाहिए, जिस लैंग्वेज में पूछ रहे हैं आपको उसी में पता लगा। वो हिंदी में बात कर रहे हैं, आप इंग्लिश में ज्ञान बांट रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कुछ क्वालिटीज है। इंटरव्यू पैनल और बोर्ड, जब भी इंटरव्यू गठन होता है, जब भी इंटरव्यू लिया जाता है, तो उसका एक बोर्ड होता है, एक पैनल होता है। उसमें आपका चेयरमैन भी हो सकता है। देखिए, इंटरव्यू पैनल 3-4 लोगों से लेके 7, 8, 10 तक भी हो सकता है, कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन मिनिमम 3 to 4 पीपल आर गोइंग टू बी देयर। सिविल सर्विसेज वगैरह में जनरली 5 से ज्यादा होते हैं, और डीआई वगैरह में मेरा जो एक्सपीरियंस है उसमें 3, 4, 6 भी हो सकते हैं, अलग अलग। एक तो चेयरमैन वहां के होंगे, एक साइकोलॉजिस्ट भी होगा, कि ऐसा तो नहीं है गोल गोल गोली दे रहा है, घुमा रहा है सारी चीजें। एक कोई खड़ूस से प्रोफेसर साहब होंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर भी हो सकते हैं, एसोसिएट भी हो सकते हैं, कोई डायरेक्टर भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के हो सकते हैं। एक्सपीरियंस बंदा रहेगा आपके पैनल में। और डीआई का कोई एक ही पैनल नहीं होता, डिपेंड अपॉन वैकेंसी। अगर ज्यादा वैकेंसी है तो कई पैनल गठित किया जाता है, कई पैनल बनाया जाता है। एक पैनल अगर बना हुआ है तो उसमें कितने कितने लोग होंगे, आपका चेयरमैन भी हो सकता है, साइकोलॉजिस्ट भी हो सकता है, एक एक्सपीरियंस डीआई होगा, जो बंदा एक्सपीरियंस होगा, काफी सीनियर पोस्ट पे होगा, उसको लिया जाएगा, और एक बंदा टीचिंग से। ये 4 लोग तो मेन इंपॉर्टेंट रहेंगे ही रहेंगे। उसके अलावा और लोग भी बढ़ सकते हैं, इन्हीं में से कोई 1-2 और भी बढ़ सकता है, बट दीज 4 आर इंपॉर्टेंट। ये चारों अलग अलग चीजें आपसे टेस्ट करेंगे। ठीक है, कोई आपके माइंड सेटअप को पढ़ेगा, आपके डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी को देखेगा, ओपिनियन बेस्ड सवाल कोई पूछेगा, आपकी बायसनेस चेक करेगा, सब कुछ आपसे जो है चेक किया जाएगा। तो मेरा टिप्स क्या है कि जब भी आप इंटरव्यू वगैरह में जाएं तो सबसे पहले ध्यान दें आप एंट्री को लेकर। बहुत बेसिक चीजें हैं एंट्री। योर ड्रेस शुड बी प्रोफेशनल, आपका ड्रेस बिल्कुल प्रोफेशनल हो चाहिए। जींस विंस पहन के बिल्कुल मत जाइए, फॉर्मल ड्रेस पहन के जाइए। और फॉर्मल में बहुत तड़क भड़क नहीं पड़ना, नॉर्मली जो सब लोग पहनते हैं। शूज वगैरह साफ रखिए, तेल वेल इतना मत लगा के जाइए कि तेल टपक रहा है बिल्कुल एकदम। बाल वाल एकदम मत खड़े होकर करे करके चले जाइए, सिंपल नॉर्मल इंसान की तरह, जैसे आपकी पर्सनालिटी आप जाइए। ठीक है, जैसे अदब से अंदर जाते हैं, अदब से जाके अंदर से पूछिए, प्रॉपरली बैठिए। बैठने का पोस्चर आपको पता ही है, प्रॉपरली बैठना पड़ेगा। उसके पहले थोड़ा सा आप शीशे वगैरह में आप बैठ के मॉक दे सकते हैं, या बहुत सारे सिविल सर्विसेज की कोचिंग वगैरह के हैं, वो देखते हैं कैसे इंटरव्यू में बैठते हैं। सेम वही पैटर्न ये लोग भी फॉलो करते हैं, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है। तो उनके मॉक इंटरव्यूज वगैरह आप थोड़ा सा देख लीजिए, कैसे शालीनता से वो बैठे हुए हैं, कितना आपको पोस्चर झुकना है, क्या करना है, कैसे पैर रखना है। फीमेल्स किस तरीके के कपड़े पहने तो वो कंफर्टेबल रहे, किस तरीके से पैर वो सामने रख सकती हैं, नहीं रख सकती हैं, वो सारी चीजें जो है उसमें इंटरव्यू वगैरह में आप देख लेंगे। ठीक है, रिलैक्स पोस्चर में होना चाहिए। आपकी बॉडी लैंग्वेज से आपको बिल्कुल ये नहीं जताना है कि आप अकड़ू टाइप के इंसान है, एटीट्यूड आपके अंदर भरा हुआ है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस और अकड़ नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि दे आर सीनियर पर्सन। 2 मिनट में अकड़ निकाल देते हैं। अगर आपने ज्यादा कुछ बोला, ज्यादा कुछ किया, तो बहुत ज्यादा वो डांट देते हैं तुरंत, और कुछ भी गोल गोल घुमाए तो तुरंत डांट पड़ने वाली है। इंटरव्यू पैनल के दौरान जब आप बात करेंगे तो 2 चीजें होती हैं। एक तो होता है कि बहुत एकदम गूंगे की तरह बैठ जाएंगे सामने, कुछ भी बोलना होगा तो बस जितना बोलेंगे उतना ही जवाब देना। बिल्कुल सही बात, आपको उतना जवाब देना है, लेकिन आंसर इतना ओपन रखना है, थोड़ा इंटरेस्ट शो करना है, सो दैट दे आर गोइंग टू आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम यू पीपल। आपसे वो क्वेश्चन पूछने में इंटरेस्ट लें। ऐसा नहीं कि बोरियत से शक्ल बना लेनी, हल्का से स्माइलिंग होना चाहिए फेस पे, बेवजह हंसना नहीं है। जहां पर हंसने वाली बात है वहां हंसिए। तो आपको थोड़ा सा क्वेश्चंस को ओपन एंडेड रखना है। जब वो पूछेंगे, अपने आंसर्स को भी ओपन एंडेड रखना है, क्योंकि क्वेश्चन पे क्वेश्चन आपसे पुट अप होने वाला है। 2 चीजें ध्यान रखनी है। ऐसा कोई भी जवाब नहीं देना जो फंसने वाला हो, जिसमें डेटा आप श्योर ना हो। कुछ भी हवाबाजी जवाब नहीं दे देना है कि नहीं इंडिया इस ये रैंक है, वो रैंक है, ऐसा कुछ भी नहीं, जब तक आप डेटा श्योर ना हो। ठीक है, डेटा वगैरह थोड़ा बहुत आपको देखना पड़ेगा, लेटेस्ट डेटा। तो जो भी इंफॉर्मेशन दीजिए 100%। क्वेश्चन नहीं आता है, सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल राइट नाउ, बट डेफिनेटली आई एम गोइंग टू वर्क ऑन दिस। सिंपली बोल देना। ये नहीं बोल देना सर मुझे नहीं आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब नहीं बोलना है। पोलाइटली ना बोलना है। ना बोलने का तरीका भी बहुत होता है, ना बोलना भी किसी को, दैट इज गोइंग टू बी आर्ट। ठीक है, तो आप ये सब सारी चीजें थोड़े बहुत ध्यान रखेंगे। क्वेश्चंस आंसर थोड़ा ओपन एंडेड इतना रखेंगे, ओपन एंडेड, कि वो आपसे क्वेश्चन, क्योंकि उससे इंटरेक्शन बढ़ेगा। जितना इंटरेक्शन बढ़ेगा, जितना सबसे आई कांटेक्ट आप बना बना के, अब ग्रुप पैनल में गए तो सबसे आई कांटेक्ट आपको बना के रखना है।
ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल एकदम देख रहे हो, छत पे देख रहे हो, ये सब नहीं करना है, बिकॉज आप ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट पे जा रहे हो, तो जाहिर सी बात है यू आर गोइंग टू बी ऑन सीनियर पोस्ट, तो आपको वो सब चीजें थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि अभी आप वो एस्पिरेंट लाइफ से उस वाले लाइफ में जा रहे हो, सो डेफिनेटली ये बदलाव आपके अंदर होना ही चाहिए। चलिए, कुछ टिप्स मैंने आपसे शेयर किया, ये सब चीजें छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती हैं। दूसरी बात, डीप अंडरस्टैंडिंग और ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, क्योंकि आपसे आपकी पर्सनालिटी टेस्ट की जा रही है। पर्सनालिटी टेस्ट कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बायस हैं बहुत ज्यादा, कहीं धर्म को लेकर आप बहुत ज्यादा बायस हैं, सो आपसे ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे अभी चंद्रयान वाला मैटर आया है डीआई का इंटरव्यू, सिविल सर्विसेज में तो 100% चंद्रयान के सक्सेस में पूछी जाएगी बात, लेकिन आपसे वहां भी पूछा जा सकता है कि क्या इंडिया का पर्सपेक्टिव है। आपसे अभी जैसे इलॉन मस्क ने एक न्यूरालिंक करके एक प्रोडक्ट ब्रेन इंप्लांट लॉन्च किया हुआ है, उस पर टेस्टिंग चल रही है, दैट इज गोइंग टू बी अ रिवोल्यूशनरी आइडिया, क्योंकि ब्रेन सिग्नल्स को रीड करेगा। अल्जाइमर डिसीज हो, जितनी भी सिजोफ्रेनिया हो, जितनी भी ब्रेन डिसऑर्डर है, उन सब के ट्रीटमेंट में बिल्कुल रिवोल्यूशनरी होने वाला है, क्योंकि वो मैन जो है, वो आदमी इलॉन मस्क, आपको देख पता है फ्यूचरिस्टिक पर्सन है, तो जाहिर सी बात है उस पर अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए कि आपकी क्या राय है इस पे। ठीक है, जैसे अभी आपने देखा होगा कोविड के टाइम पे बहुत सारी फर्जी दवा, एम्फोटेरिसिन बी की बहुत सारी पूरी इस कैटेगरी का ड्रग जो बेच रहे थे, दूसरे में दूसरा लेबल करके बेच रहे थे, कोई और ड्रग फर्जी का सब हो रहा था, तो बहुत ज्यादा ब्लैकमेलिंग हो रही थी, तो वहां सारा कैसे लीगल एक्शन लेना है, क्या करना है, मोरलिटी बेस्ड क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे, आपका मोरल कैरेक्टर भी देखा जाएगा कि भैया आप ठीक ठाक हो कि कहीं ऐसा तो नहीं सिस्टम में घुस के और करप्ट बना दोगे सिस्टम। ठीक है, उसके अलावा आपसे पूछा जाएगा, बड़ा पेट क्वेश्चन है कि व्हाई यू वांट टू ज्वाइन एज ए ड्रग इंस्पेक्टर। आप हो सकता है इस समय इंडस्ट्री में सीनियर पोस्ट पर होंगे, आप हो सकता है इस समय कहीं टीचिंग में आप होंगे, इस समय कहीं मार्केटिंग में होंगे, आप उस प्रोफाइल से यू नीड टू जस्टिफाई दैट प्रोफाइल कि व्हाई यू वांट टू बिकम अ ड्रग इंस्पेक्टर। हम आपको ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट क्यों दें, आपको क्यों सेलेक्ट करें हम, तो अपनी जो क्वालिटीज है उसको दिखाना पड़ेगा कि सर यहां पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है और जो मेरे अंदर क्वालिटीज है दैट आर सुटेबली मैचिंग, और मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि आई कैन बी द फिट फॉर दिस पोस्ट। जैसे लोग सिविल सर्विसेज में जब इंटरव्यू देते हैं, कोई आईटी का पहुंचा तो बोलेगा सर मैं इंजीनियरिंग क्षेत्र में इस चीज में हूं, एआई पे काम कर रहा हूं, सो डेफिनेटली मैं एआई को लोगों की लाइफ इंप्रूव करने के लिए मैं हेल्प कर सकता हूं। कोई बंदा सुटिक्स में फॉर्मुलेशन साइंटिस्ट है, तो वो बंदा बता सकता है डीआई में कि सर मैं एज अपने फॉर्मुलेशन वगैरह सारी चीजें, ये सब चीजें मैं हेल्प कर सकता हूं लोगों की लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करने में। सो यू नीड टू जस्टिफाई योर पोस्ट करंट जॉब प्रोफाइल विद द ड्रग इंस्पेक्टर। आप क्यों स्विच करना चाह रहे हो, तो उसका बड़ा कॉमन जवाब होता है, सभी लोग घिसा पीटा जवाब देते हैं कि सर सिस्टम में आना चाहते हैं, सिस्टम बदलना चाहते हैं। सिस्टम एक लोगों से नहीं बदलता है, आप अकेले नहीं कुछ कर सकते हैं। फैक्ट ये है सर, समाज सेवा करना, समाज सेवा सब लोग, हम लोग भी समाज सेवा कर रहे हैं, आप जहां काम कर रहे हैं आप भी इस देश की कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, सब लोग बॉर्डर पे जो सैनिक है वो भी कर रहे हैं, बट आप क्यों करना चाह रहे हैं, आपके अंदर क्या ऐसा है। तो आपकी जो क्वालिटीज हैं और यहां पर जो क्वालिटीज डिमांड की गई हैं दोनों मैच कर रही है, ये बात आपको जस्टिफाई करना है अपने शब्दों में। ये वाली बात हो गई। दूसरी बात, क्यों आना चाहते हैं, आंसर शुड बी वेरी क्लियर। इसका एक बड़ा सही सा आंसर जो है जवाब आप क्लियर वो कर लीजिएगा। एक चीज मैं मिस कर गया, शुरुआत में आपसे इंटरेक्शन होता है, जैसे आपका पूरा प्रोफाइल उनके पास होता है, रिजल्ट वगैरह भी होता है, सारी चीजें होती हैं, देखते हैं वो, तो सीधे पूछ देते हैं ओके संजय चौहान टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो आपका नाम पहले ही बोल दिया गया है। अब आप ये नहीं बोलेंगे कि माय नेम इज दिस दिस दिस, आई हैव डन दिस फ्रॉम दिस, ऐसे नहीं, सीधे आप बोलेंगे कि मैं यहां से बिलोंग करता हूं, आई हैव कंप्लीटेड माय दिस डिग्री फ्रॉम दिस इन दिस ईयर, राइट नाउ आई एम वर्किंग ऑन दिस पोजीशन विद दिस मच सैलरी एंड यहां पर इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूं, दैट्स इट। ये इंट्रोडक्शन का थोड़ा सा पार्ट हो गया आपसे। ठीक है, आपको डीआई के तौर पर नियुक्त किया जाए, उसके बाद एक बड़ा अच्छा सा जवाब लोग देते हैं कि सर थोड़ा सा चैलेंजिंग एनवायरनमेंट मुझे सही लगता है। दूसरी बात यह कि सर मैं जिस प्रोफाइल में काम कर रहा हूं वहां पर लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है मेरे पास सर, और मैं चाहता हूं कि मेरे अंदर ये क्वालिटीज हैं और मैं इसको एक्सपैंड करूं ताकि मैं खुद का भी डेवलपमेंट कर सकूं और साथ साथ जो है सोसाइटी का भी डेवलपमेंट कर। तो पहले सोसाइटी वाला वर्ड आपको जल्दी बोलना पड़ेगा कि नहीं सर मैं ये जो क्वालिटीज है, इस क्वालिटीज को मैं चाहता हूं कि समाज के लिए, इस सिस्टम के लिए जब मैं इस पोस्ट पर आऊं तो इस चीज को मैं मैक्सिमम यूज करूं, लोगों का भला हो। चैलेंजिंग इन्वायरमेंट में सर काम करना मुझे पसंद है, सो यहां पर जहां पर मैं काम कर रहा हूं सर, नो डाउट दिस इज गोइंग टू, बुराई नहीं करनी है, कितना भी बॉस से आपसे पंगा हो लेकिन बुराई नहीं करनी सर, दिस पोस्ट इज गोइंग टू बी वेरी गुड एंड आई एम एंजॉयिंग माय वर्क,
वो सभी को पता है कितना आप एंजॉय कर रहे हैं लेकिन बताना पड़ेगा वहां पर एक्चुअली कि सर ये है मेरे पास, आई एम जस्ट गेटिंग द लिमिटेड अपॉर्चुनिटी, आई नीड टू टेक सम challenges, some more challenges in my life, or definitely in this profile I'm having lot of chances, lot of opportunities are there, so I would like to explore for these opportunities. यहाँ पर भी मैं अच्छा कर सकता हूँ सर, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए भी अच्छी है। तो इस तरीके की चीजें, आपकी चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में काम करना पसंद है और आप चाहते हो कि आपको और अपॉर्चुनिटीज मिले, तो इसमें होता है कि जो लोग थोड़े से एक्सपीरियंस होते हैं, थोड़े से सीनियर पर्सन होते हैं, उनको ज्यादा थोड़ा सा तवज्जो दी जाती है जो फ्रेशर पहुंचते हैं उनके कंपैरिजन में। लेकिन मिनिमम क्राइटेरिया तो बी फार्मा अगर है तो बी फार्मा तो लेना ही है उनको। तो कई सारे नए बच्चे होते हैं जो जस्ट अभी पास आउट करके जाते हैं, और कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनकी एज निकलने वाली होगी, तो वहां पर जो एज निकलने वाली होगी उनको वरीयता दे दी जाएगी। जनरली देखा गया, ऐसा ट्रेंड देखा गया है, हमेशा 100% नहीं होता है, जनरली ऐसा देखा जाता है। कोई पीएचडी कैंडिडेट है, कोई एक्सपीरियंस होल्डर है, दे आर गोइंग टू गिव द प्रेफरेंस। अगर एज में ज्यादा आपसे हैं तो भी उनको प्रेफरेंस दे दिया जाए, आपको बोल दिया जाए बेटा आप तो अभी एम फार्मा कर सकते हैं, आप तो पीएचडी कर सकते हैं, यू आर नॉट हैविंग चांसेस। तो आपको वो जो जवाब है ना, वो जवाब से कन्विंस करना पड़ेगा, और जवाब कन्विंसिंग होना चाहिए आपका। उसके बाद आपसे ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस, तो ओपिनियन आप ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी सरकार के, जिस भी सरकार में आप, चाहे यूपीएससी के थ्रू इंटरव्यू दे रहे हैं, चाहे आप तेलंगाना में दे रहे हैं, चाहे आप मध्य प्रदेश में दे रहे हैं, चाहे आप बिहार में दे रहे हैं, किसी भी स्टेट का इंटरव्यू दे रहे हैं, सो डेफिनेटली आपको जो है सरकार के अगेंस्ट क्रिटिसिज्म नहीं करना है, यह बात आप जान लीजिए। बिकॉज यू आर गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ सिस्टम, यू आर गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यू कैन नॉट क्रिटिसाइज। इसीलिए देखते हो लोग सरकार में बाहर जाने के बाद फिर क्रिटिसिज्म करते हैं, सरकार में रहते हुए नहीं। तो सरकार से आपको, मैंने बोला कि पॉलिटिकली न्यूट्रल रहना है, आपको हमेशा इंटरव्यू में बहुत नपातुला आंसर देना होता, बैलेंस आंसर देना होता ओपिनियन में। जैसे अभी रसिया वाले पे मैटर पे बहुत लोगों से पूछा गया कि रसिया का हम बहुत सारा क्रिटिसिज्म इंडिया का हुआ, लेकिन बैलेंस देना, भाई हमारा रिश्ता उनसे पुराना है, हम रिश्ता नहीं तोड़ सकते हैं, बट वी आर, तो इंडिया देखो अप्रोच क्या है कि पीस और डायलॉग की बात इंडिया कर रहा है यूक्रेन के मुद्दे पर, यूक्रेन को फर्स्ट एड भी भेज रहा है, फूड एड वगैरह भी भेज रहा है, सारी चीजें, रसिया को भी सपोर्ट मोरली कर रहा है। तो बैलेंस अप्रोच है इंडिया। तो थोड़ा सा आपको, यू नीड टू बी डिप्लोमेटिक, आपको सदा आंसर देना पड़ेगा, एक तरफा क्लियर कट आंसर नहीं देना है, आपको बैलेंस आंसर देना है अपने अपॉर्चुनिटीज में, जो भी आप आंसर देंगे। सब मैं बात करने वाला हूं, मैं आपके कमेंट पढ़ रहा हूं, पहले इस मुद्दे पे बात कर लूं। तो डीप अंडरस्टैंडिंग आपके सब्जेक्ट की, आपकी सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट हो चुकी, लेकिन कुछ मुद्दों पर सब्जेक्ट नॉलेज आपका जरूर यहां टेस्ट किया जाएगा, आ ही जाता है, क्योंकि कितना क्वेश्चन वो ले आएंगे आपसे पूछने के लिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बड़े क्लोज होते हैं, इंट्रोवर्ट टाइप के, तो ज्यादा नहीं बोलते हैं, उनका इंटरव्यू 5 मिनट में खत्म हो जाता है। आप कोशिश करिए कि आपका इंटरव्यू एक्सटेंड हो, जितना 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा जितना एक्सटेंड होगा, जितना आपसे कन्वर्सेशन होगा, योर चांसेस ऑफ सिलेक्शन विल बी हायर। बट इट डजंट मीन कि आपका 10 मिनट इंटरव्यू हो तो आपका नहीं सिलेक्शन होने वाला आपका, बट इसको ज्यादा, जितने सारे सब्जेक्ट हैं, क्योंकि इंटरव्यू आपका 1 महीने, 2 महीने, 10 दिन, 2 महीने बाद होने वाला, यू नीड टू रिवाइज दिस सब्जेक्ट। अब देखिए, ड्रग इंस्पेक्टर में ज्यादातर लीगलिटी, अगर आपके टेस्टिंग के लिए, तो टेस्टिंग की क्या क्या गाइडलाइंस है, गाइडलाइन आपके क्लियर होने चाहिए। इंडिया में क्या गाइडलाइन है वो क्लियर होना चाहिए। इंटरनेशनल, भले से आप स्टेट में नियुक्त हो रहे हो, सेंट्रल में नियुक्त हो रहे हो, बट इंटरनेशनली क्या चल रहा है आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से रिसेंट अपडेट है वो सब, कौन कौन सी गाइडलाइन है वो सब आपको पढ़ना पड़े। टेस्टिंग, जीएलपी की गाइडलाइन, जीसीपी की, आईसीएस की गाइडलाइन, ये सब अच्छे तरीके से आपको पता होना चाहिए। तो डब्ल्यूएचओ की साइट, यूएसएफडीए की साइट, सीडीएसयू की साइट, पूरा एक एक इनका ऑप्शन खंगाल लेना है, इस बीच सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना है आपको। मैं बात कर रहा हूं रोहित जी, आ रहा हूं मैं, सो प्लीज पेशेंसली थोड़ा वेट करिए। अभी मेरा रिदम अगर टूट जाएगा तो बहुत कुछ मिस हो जाएगा इंफॉर्मेशन, मुझे ऐसा लगता है। तो सब्जेक्ट आपका रिवीजन होना चाहिए। तो आप देख रहे होगे आजकल जूरिस्प्रूडेंस का लेवल बहुत बढ़ता जा रहा है। जूरिस्प्रूडेंस का आप डीआई, आप उड़ीसा का देख लीजिए, अभी यूपीएससी का हुआ था 37 क्वेश्चन फ्रॉम द जूरिस्प्रूडेंस। बिहार में हुआ था पूरा एक पेपर ही था जूरिस्प्रूडेंस, उड़ीसा में हुआ था जूरिस्प्रूडेंस। सो जूरिस्प्रूडेंस क्यों ऐसा है? क्योंकि लीगैलिटी आप जा रहे हो देखने, ठीक है, लीगल एस्पेक्ट आप देखने जा रहे हो, इंस्पेक्टर हो, इंस्पेक्शन में, तो कैसे इंस्पेक्शन करना है, क्या प्रक्रिया होनी चाहिए इंस्पेक्शन की, कैसे आप लीगल एक्शन लेने जा रहे हो, थोड़े बहुत आपको आईपीसी या सीआरपीसी के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। हालांकि इससे बहुत ज्यादा लेना आपका डीआई से नहीं है, आप सारी चीजें करोगे, वो पुलिस एक्शन बाद में लेती है, पुलिस कंप्लेंट फाइल होती है, बट यू शुड बी अवेयर। बहुत सारे अभी देख रहे होगे आईपीसी, सीआरपीसी सब अमित शाह जी ने चेंज किया है, दंड संहिता, न्याय संहिता, दुनिया भर की चीजें सब चेंज हो रही हैं, तो आपको अपडेट भी ध्यान देखना पड़ेगा। डीएनसी एक्ट में पहले डीएनसी एक्ट सेपरेट था, उसका रूल बाद में सेपरेट फिर अपडेट किया गया, मेडिकल डिवाइसेस का रूल अलग 16-17 में आया।
अभी मेडिकल डिवाइसेज, और उसके लिए रिसेंटली अभी 2-3 महीने पहले बिल जो है साथ में पास हुआ है कि मेडिकल डिवाइसेज और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट को साथ में कर दिया जाए। सो दीज अपडेटेड शुड बी क्लियर। आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में 24 वीक का कर दिया है। एनडीपीएस एक्ट में बहुत सारे सेक्शन 12 आपका जो चेंज होने की बात हो रही कई सारे स्टेट में, तो ये सब चीजों में पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। कई सारे, अभी झारखंड का मैं देख रहा था, वहां के जो सीएम है उन्होंने बयान दिया कि भाई फार्मेसी के अलावा भी लोग उसके लिए मैंडेटरी नहीं है फार्मेसी करना, एक्सपीरियंस वाला भी बंदा कर सकता है। तो उस पर कई क्रिटिसिज्म हुआ, पीसीआई वहां सामने आया, ठीक है। ये सारी चीजें थोड़ा देखने वाली बात है। तो सब्जेक्ट आपको इंपॉर्टेंट, जो आपकी कोलोजी, फार्माकोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, जूरिस्प्रूडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सूटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सबसे ज्यादा आप ध्यान रखेंगे जितनी गाइडलाइन है, जितने सारे एक्ट हैं, इनका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आप डाउनलोड करेंगे, आप इसकी स्किमिंग करेंगे, लाइन बाय लाइन तो नहीं पढ़ पाएंगे, 200 300 पेज की पीडीएफ है, सीडीएसयू की साइट पे भी अवेलेबल है, और भारत सरकार के गजट में जो नोटिफाई किया गया वो पढ़ेंगे। कुछ नहीं मिलता है तो एनके जैन की जो बुक है इसको बिल्कुल एकदम आप रट डालिए एकदम अच्छे से, बहुत अच्छे से। खास करके 2 एक्ट पे बहुत फोकस होना चाहिए आपका, एनडीपीएस एक्ट पे फाइन्स वगैरह बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि एनडीपीएस एक्ट में अभी आप देख रहे होंगे सुशांत सिंह वाला केस था, अभी भारती वाला केस था, आर्यन वाला केस था, तो एनडीपीएस एक्ट भी न्यूज में था, ठीक है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी था, एनसीबी भी न्यूज में था, अभी आप देख रहे होंगे। तो क्या क्या अपडेट है वो सारी चीज आपको पता होनी चाहिए, क्या क्या फाइन हो सकती है, इंडिया में कोई रजिस्टर्ड क्रूज है, बाहर जाके कोई चीज पकड़ी जाती है तो क्या एक्शन हो सकता है। अभी आप देख रहे होंगे गुजरात के कोस्ट पर, तमिलनाडु के कोस्ट पर, केरला के कोस्ट पर कोस्ट गार्ड ने ये सब इतनी कैफीन पकड़ी, इतनी ड्रग पकड़ी, इतनी ये सब पकड़ी, ये सब चीजें आप देखते होंगे, कस्टम वाले भी देख सारी चीजें, तो आपको ये सब पता होना चाहिए। डीएनसी एक्ट एंड एनडीपीएस एक्ट बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका पर्पज लाइसेंसिंग के लिए हो रहा है तो मैं आपको लाइसेंसिंग का भी सेशन ले रहा था, लाइसेंसिंग में इंपोर्ट लाइसेंस कैसे जारी होता है, रिटेल लाइसेंस कैसे होता है, ये पूरा डीएनसी एक्ट में एनके जैन में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। कौन सा फॉर्म नंबर पे फॉर्म अप्लाई होता है, कौन से फॉर्म नंबर पे इशू होता है आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, कौन लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, ये सब बहुत क्लियर होना चाहिए। टेस्टिंग वगैरह के लिए जितनी गाइडलाइन है वो सब क्लियर होना चाहिए, जितनी कैटेगरी ऑफ ड्रग्स है वो क्लियर होना चाहिए, डेफिनेशन। सो डीएनसी एक्ट और एनडीपीएस एक्ट बहुत अच्छे सब कर डालिए। उसके अलावा बहुत सारे आप सिस्टम का पार्ट जाने जा रहे हैं तो आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के बारे में थोड़ा बहुत आप इन्फॉर्मेशन लेके रखिए, बाकी सारे एक्ट के बारे में भी थोड़ा थोड़ा देख के रखिए। मैंने आपको जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ाया हुआ कैसे पढ़ना है, बट एनडीपीएस एक्ट एंड डीएनसी एक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोलोजी में कोई रिसेंट एडवांसमेंट है, कैंसर पे बहुत काम हो रहा है, सूटिक्स में नैनोथेरेपी पे काम हो रहा है, कोई नैनोथेरेपी में एडवांसमेंट आए, आपसे पूछा जाए कि ये फॉर्मुलेशन, जैसे नैनो की एक सबसे बड़ी ड्रॉबैक है कि इन विवो बेस्ड स्टडीज बहुत कम है। आप में से जो एमफार्मा और पीएचडी कर रहे हैं उनके लिए एक आइडिया दे रहा हूं, इन विवो बेस्ड स्टडीज बहुत कम है, और टॉक्सिकोलॉजी स्टडीज स्टैब्लिश पूरी तरीके से नहीं हुई है नैनो फॉर्मुलेशन में, ये इसकी बहुत लिमिटेशंस है। तो आप कभी फ्यूचर में प्रोजेक्ट लें, कभी हम फार्मा या पीएचडी करें नैनो फॉर्मुलेशन पे, तो इन दोनों एरियाज को आप एक्सप्लोर करो। ये सारी चीजें जो रिसेंट अपडेट आई हैं, न्यूरोलिंक वगैरह, वो सब थोड़ा सा आप ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। कई सरकार ने फैसला लिया है एक साथ मेडिकल डिवाइसेज एक्ट को और एक साथ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट को मिलाया जा रहा है, तो आपका क्या ओपिनियन है, क्या सही है ये, इससे क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। थोड़ा सा अपने अंदर एनालिटिकल कैपेबिलिटी लाइए किसी चीज का डिसीजन लेने के लिए कि अच्छा ये हो रहा तो ये अच्छा हित में है कि नहीं है। क्योंकि आप ये जान के चलिए कि जो ड्रग इंस्पेक्टर, आप सोच के देखिए, जो जिले का डीएम होता है, कोई स्कीम दिल्ली से लॉन्च होती है, लखनऊ से यूपी में लॉन्च होती है, अगर बिहार पटना से लॉन्च होती है, हैदराबाद से लॉन्च होती है, तो जाहिर सी बात है कि सिस्टम नीचे से इंफॉर्मेशन आ रही है। दिल्ली में जो लॉन्च हो रही है, किसी भी पॉलिसीज को सक्सेस होने के लिए उसका एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट है, पॉलिसी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल होना चाहिए, ठीक है। तो नीचे से डेटा लिया जाता है, बजट हर डिपार्टमेंट का तैयार किया जाता है, तो जिले वाइज डेटा आता है पूरा, ठीक है। तो यू आर गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ पॉलिसी मेकिंग आल्सो। खाली आपको लाइसेंस जारी करने के लिए नहीं बैठाया गया, खाली टेस्टिंग के लिए, यू आर गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो आप पॉलिसी मेकिंग का भी हिस्सा होने जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका रोल पॉलिसी मेकिंग, क्योंकि आपके दिए हुए डेटा, आपके दिए हुए सुझाव वो वहां पर मायने रखते हैं, ये सारी चीजें। तो कोलोजी, सूटिक्स और जूरिस्प्रूडेंस 3 सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट, जिनमें जूरिस्प्रूडेंस सबसे ज्यादा। कोलोजी को अच्छे से कोई अपडेट है उसको पढ़ लीजिए, कोई नई ड्रग थेरेपी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का कॉन्सेप्ट, कैंसर में कोई रिसेंट एडवांसमेंट, कोई यूएसएफडीए बेस्ड ड्रग है, वो सब थोड़ा बहुत आप देख के रखिए, ठीक है। कोई भी अपडेट आए, जैसे सूटिक्स में मैंने न्यूरालिंक का अपडेट बताया, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के क्षेत्र में, कैंसर की थेरेपी में बहुत सारा काम हो रहा है, थोड़ा सा अवेयर रहिए। कौन सी यूएसएफडी, कौन सी इंडिया में ड्रग बैन हो रही है, क्यों बैन की गई, बैन पीछे करने के पीछे रोग कौन कौन से थे,
क्या ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड की रिकमेंडेशन पे किया गया, डीसीजीआई द्वारा और सरकार द्वारा नोटिफाई किया गया, क्या उसमें ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी का रोल था? ये सब प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। डिसीजन कैसे लिया जाता है किसी भी दवा को बैन करने का, अप्रूव करने का, हाउ डिसीजंस आर गोइंग टू बी मेड। सो ये सब प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। अपडेट के बारे में सारी चीजें क्लियर रही आप। उसके बाद रूल्स एंड रेगुलेशन और जितने भी अपडेट है वो मैंने आपको बताया कि डीएनसी एक्ट में कुछ संशोधन चल रहा है, अभी बिल पेश किया गया है, वो सब आपको पता होना चाहिए। बिल क्या होता है, एक्ट क्या होता है, ये सब। जब किसी भी फॉर्मेट में किसी चीज को ले आया जाता है उसको मसौदा बोलते हैं हिंदी में, या फिर उसको फॉर्मेट बोला जाता है, या उसको ड्राफ्ट बोला जाता है। लेकिन वो दो तरीके से कानून अपने इंडिया में बनते हैं, या तो वो हाउसेस के थ्रू बन सकते हैं या फिर ऑर्डिनेंस के थ्रू। थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं आपको। अध्यादेश लाने की पावर राष्ट्रपति की होती है अंडर आर्टिकल 123, 123 के तहत वो, जब आपका सेशन पार्लियामेंट आपका सत्र में ना हो, क्योंकि राष्ट्रपति और पार्लियामेंट के जितने हाउस है ये सब संसद के पार्ट हैं। दीज आर द, क्योंकि जब तक राष्ट्रपति के साइन नहीं होते तब तक कोई चीज कानून नहीं बनता, एक्ट नहीं बनता है। तो या तो ऑर्डिनेंस के तहत, आपने किसान एक्ट आपने देखा होगा, सारा कृषि कानून जितना भी आया था उसको बोला गया पिछले दरवाजे से लाया गया, वो सारी चीजें दुनिया भर की। फिर उसके बाद हाउसेज, अगर फाइनेंशियल बिल है, अगर वो मनी बिल है तो वो लोकसभा में सीधे आएगा। उसके अलावा जितने भी बिल हैं वो आप राज्यसभा या लोकसभा किसी में ले आ सकते हो। कुछ गवर्नमेंट बिल होती हैं, कुछ प्राइवेट बिल होती हैं। प्राइवेट मेंबर बिल का मतलब कि जो सरकार का सदस्य ना हो, अदर देन कोई ला रहा, जैसे सरकार इस समय बीजेपी की है, अभी कोई और लेके आए सदस्य, तृणमूल कांग्रेस का कोई भी लेके आए तो प्राइवेट मेंबर बिल हो जाएगा। गवर्नमेंट में नहीं, सरकार का कोई मंत्री ले आ रहा है, वो सारी चीजें तो गवर्नमेंट। प्राइवेट बिल जनरली सक्सेस नहीं होता है, फेल हो जाता है। ये सारी चीजें थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए। तो बेसिकली एक ड्राफ्ट डिजाइन किया जाए तो उसमें सारे क्लॉजेस वगैरह सब कुछ डिस्कस होते हैं, कायदे से उसको पब्लिक ओपिनियन में रखा जाता है कि भाई आप इनपुट, जैसे अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड है तो सबका इनपुट लिया जा रहा है कि देश का मिजाज क्या है, जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनका मिजाज क्या है, जो हिंदी कम्युनिटी उनका मिजाज क्या है, क्रिश्चियन जो उनका क्या मिजाज, जो सिख भाई है उनका क्या मिजाज है, सबका मिजाज देश में मिजाज समझने की कोशिश की जा रही है। आप डायरेक्टली थोप नहीं सकते किसी कानून को। तो ड्राफ्ट के बाद जो है सीधे सारी चीजें लेके आई जाती है। ट्रिपल तलाक का आपने देखा होगा सारी चीजें, ठीक है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल था, फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि पहले ड्राफ्ट के फॉर्म में आता है, फिर वो पब्लिक ओपिनियन के लिए रखा जाता है, उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, फिर फाइनल ड्राफ्ट जो मंत्री होता है, जो गवर्नमेंट का पार्ट होता है, जैसे अब मान लीजिए कोई होम मिनिस्ट्री से रिलेटेड है तो अमित शाह लेके पेश करेंगे। अगर कोई अपने फार्मेसी का आएगा तो मनसुख मांडवी जी करेंगे, जो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के जो मंत्री है वो लेके आएंगे सारी चीजें, ठीक है। तो ये सब चीजें, लोकसभा में कौन सी बिल पास की जाती है, राज्यसभा में कौन सी बिल पास की जाएगी, फिर वहां पर डिस्कशन होगा एक हाउस से, जैसे राज्यसभा में आया या लोकसभा में आया तो लोकसभा में डिस्कशन होगा, वोटिंग होगी, से यस से नो, आपने देखा होगा। फिर उसके बाद राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में अगर 14 दिन तक नहीं पास किया गया तो ऑटोमेटिकली इट विल बी ट्रीटेड एज पास। फिर उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास साइन किया जाएगा, और राष्ट्रपति के पास एक बार पावर होती है उसको दोबारा भेजने की। फिर उसमें कुछ संशोधन होगा तो वो, अब राज्यसभा का क्यों रोल किया गया, कोई भी गलती अगर जल्दीबाजी में कोई कानून पास हो जाए तो राज्यसभा उसको थोड़ा सा देख ले, क्योंकि राज्यों का प्रतिनिधित्व है। लोकसभा क्या है कि सांसद वहां बैठे हुए हैं, वो तो पूरा इंडिया रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो एमपी। लेकिन लोक राज्यसभा क्या है, राज्यों के प्रतिनिधि है। तो भाई जब राज्य के लिए, पूरा इंडिया के लिए कानून बन रहा है तो ऑटोमेटिकली स्टेट्स आर इन्वॉल्व, तो स्टेट की सहमति होना जरूरी है। और चेक एंड बैलेंस का काम करता है राज्यसभा। फिर राष्ट्रपति चेक एंड बैलेंस का काम करता है, कुछ भी दिक्कत होती है एक बार वापस कर सकता है, दोबारा अगर फिर पास कर दिया पार्लियामेंट ने, दोबारा रिकमेंडेशन करके दे दिया, राष्ट्रपति की हिम्मत नहीं है कि वो कुछ कर दें, फिर वो उसके बाद नहीं, वो सीधे साइन ही उनको करना पड़ेगा। तो जिस दिन वो साइन कर देंगे तो वो जो ड्राफ्ट के फॉर्म में था वो बिल के फॉर्म में आया, फिर अब राष्ट्रपति का साइन हो गया तब वो एक्ट हो गया। जिस दिन से गजट में नोटिफाई हो जाएगा, जिस दिन से वो सरकार लागू कर देगी, उस दिन से वो कानून बन जाएगा, लॉ बन जाएगा। ये बेसिक प्रोसेस है, अंडरस्टैंडिंग आपको पता होना चाहिए। तो कौन कौन से लॉ आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, वो सब सारी चीजें अपडेट आपको पता होना चाहिए। रूल्स रेगुलेशन, आप डीएनसी एक्ट, एनडीपीएस एक्ट बहुत अच्छे से, मेडिकल डिवाइसेज एक्ट बहुत अच्छे से, मेडिकल डिवाइसेज की बात भी चल रही है। ओपिनियन बेस्ड अपना क्वेश्चन सही कर लीजिए। यूएसएफडीए के साइड बहुत अच्छे से खंगालिए, यूएसएफडीए पे क्लिनिकल ट्रायल, डिस्कवरी फेजेस वगैरह सब चीजें वो थोड़ा अच्छे से पढ़ डालिए। सीडीएसयू का साइड सबसे इंपॉर्टेंट है, अब इसको खंगालिए। और उस पर एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है कि सबसे पहले डीसीजीआई, फिर ज्वाइंट कंट्रोलर, फिर ड्रग इंस्पेक्टर, एडीआई, फिर ऐसे ऐसे। तो वो चार्ट पहनिए कि आप कहां पर है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां, आपका बॉस कौन, आपका बॉस कौन है, कैसे डिसीजंस लिए जाते हैं, वो सब पता होना चाहिए, ठीक है। बायोइक्विवेलेंस स्टडीज, आप जब सीडीएसयू की साइट पर जाओगे, जो कि भारत की रेगुलेटरी एजेंसी है, सब कुछ पढ़ने को आपको मिलेगा वहां पर, डीएनसी एक्ट भी दिया हुआ, सब कुछ। साइट के एक एक टैब को खंगाल के अच्छे से पढ़िए। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, सबसे ऑथेंटिक जो साइट है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, या फिर द हिंदू आप पढ़ लीजिए,
थोड़ा सा लेफ्टिस्ट पेपर है, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस राइटिस्ट पेपर है। तो अगर कोई इसमें न्यूज छपी हुई तो ये सब ट्रस्टवर्दी है, मिंट वगैरह पे छपी है, बिजनेस वगैरह पे छपी है, ठीक है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, कुछ भी आप डालेंगे प्रेस इंफॉर्मेशन, फलाना इंफॉर्मेशन प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, तो सरकार उस पर रिलीज जारी करती है, विज्ञप्ति जारी करती है, ठीक है, प्रेस जारी करती है, तो ये सबसे ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होती है। तो यहां से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं सबसे ऑथेंटिक। फिर एक पीआरएस साइट होती है, पीआरएस साइट पे कौन सा पूरा साइट जो है आप देखेंगे ना पीआरएस वगैरह, देखिए प्रेस पीआरएस पीआईबी की भी साइट दिखा देता हूं आपको, ठीक है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ये सबसे ऑथेंटिक साइट्स हैं, आप यहां से पढ़िए, इसको सिविल सर्विसेज के लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, उन सबको अच्छे से पता होता है। अब देखिए कौन सा बिल आया, कौन सा एक्ट आया है, कौन सा एक्ट पास हो चुकी है, कौन से स्टेट में कौन सी बिल आई है, वो सब कुछ देखो दिया हुआ है, देखो यहाँ पर, ठीक है। बिल पार्लियामेंट में कौन सा पास हो चुका है, कौन सा अभी आया हुआ है, उसमें क्या क्लॉजेज है, देखिए लिखा हुआ पेंडिंग, पास्ट। आप खोलेंगे जैसे मान लीजिए भारतीय साक्ष्य बिल, इंडियन एविडेंस एक्ट, कौन से साक्ष्य माना जा सकता है, मोबाइल रिकॉर्डिंग वगैरह, ये सब चीजें देखिए। यहाँ पर आपका बिल टेक्स्ट है, यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए, देखिए यहाँ सब पढ़ लीजिए सब अच्छे से। तो पीआरएस के साइट को यूज करिए, पीआईबी के साइट को यूज करिए, सीडीएसयू के साइट को यूज करिए, ठीक है। दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। अपना मैं एक्सपीरियंस आपसे साझा कर रहा हूँ सारी चीजें, आप इसको अच्छे से यूज करिए, ठीक है। वेबसाइट वगैरह सब देख लीजिए अच्छे से। और क्या करना हो सकता है, कुछ देखिए बहुत सारी चीजें मैंने आपसे शेयर की, कुछ देख लो एक बार सर से निगाह से, कुछ मिस तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर आपकी होनी चाहिए, टेस्टिंग पर्पज से, लाइसेंसिंग पर्पज से हो रहा है। टेस्टिंग के लिए तो जितनी गाइडलाइन है, चाहे जीएलपी नॉन क्लिनिकल हो चाहे क्लिनिकल हो, वो सब जीसीपी वगैरह गाइडलाइन वगैरह सब कुछ। तो जब भी आप गाइडलाइन को पढ़े ना, उसके औचित्य को पढ़िए आप, कि अच्छा जीएलपी आई तो क्यों लाई, ऐसा क्या था। जब जीएलपी जब आप पढ़ोगे तो ऐसा आपको पता लगेगा कि 1960-62 में जब थैलेडोमाइड ट्रेजेडी हुई, क्योंकि लोग रजिस्ट्रेशन फाइनली किसके लिए, आप अप्रूवल, मार्केटिंग अप्रूवल के लिए उस एफडीए को सबमिट करते हो आप, ठीक है। एनडीए फाइलिंग करते हो, आईएनडी फाइलिंग करते हो, एनडीए फाइलिंग कब होती है, ये सब आपको पता होना चाहिए। जेनरिक के केस में एनडीए फाइलिंग होती है, आईएनडी फाइलिंग होती है, एनडी फाइलिंग होती है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो क्या मकसद क्या था कि जो डेटा फाइनल मार्केटिंग के लिए सबमिशन हो रहा था वो डेटा उतने ऑथेंटिक नहीं था, क्योंकि जीएलपी फॉलो नहीं कर रही थी लेबोरेटरी। अगर कोई लैब जीएलपी फॉलो कर रही है, इसका मतलब उससे जो डेटा जनरेट होगा वो प्रोटोकॉल सही फॉलो कर रहे हैं, उसका डेटा ऑथेंटिक होगा, तो आपको यूएसएफडी अप्रूवल भी जल्दी देगा, सीडीएसयू भी अप्रूवल जल्दी दे देगा, आपके ऊपर लोग ट्रस्ट करेंगे। आप देखते हो ना कि एनएबीएल अप्रूव लेबोरेटरी, जैसे आप जांच कराने जाते हो डायग्नोस्टिक टेस्ट में, नॉर्मल जो घर के पास लेबोरेटरी उस पर आप नहीं प्रेफरेंस देते हो, डॉक्टर लाल पैथोलॉजिक देते हो, सारा डायग्नोस्टिक क्यों देते हो, बिकॉज दीज आर एनएबीएल अप्रूव्ड, ठीक है। फार्मेसी कॉलेज में, नॉर्मल फार्मेसी कॉलेज में आप नहीं एडमिशन लेने जाते, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के लिए फार्मेसी अप्रूव्ड होना चाहिए कॉलेज, तो पीसीआई सब। तो ये सब सारी चीजें थोड़ा आपको पता होना चाहिए। तो डेटा जो फाइनली सबमिट हो रहा था वो ऑथेंटिक नहीं था, सारी चीजें, इस वजह से जीएलपी को लाना पड़ गया। उसका नतीजा आपने देखा होगा, अभी हरियाणा में केस, कई सारा सिरप गया वहां पर, अफ्रीका में कई सारे बच्चे मर गए। फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड इंडिया को बोला जाता, इमेज बुरी तरीके से डैमेज हुई, इंडिया की डैमेज करने की कोशिश की गई। तो आपका भी रोल है इंडिया की इमेज क्रिएट करने में, बिकॉज यू आर द पार्ट ऑफ दिस कंट्री। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा गाइडलाइन वगैरह क्यों आई, क्या चेंजेस किए गए, जीसीपी क्या है, गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस क्या है, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस क्या है, आईसीएस की गाइडलाइन क्या है, स्टेबिलिटी टेस्टिंग क्या है, ये सब गाइडलाइन वगैरह आपको पता होना चाहिए। अपने बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, कहां पर आप जा रहे हैं, किस काम के लिए आप जा रहे हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ह्यूमन सेंसिटिविटी आपके अंदर पैरामीटर होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज होना चाहिए, एनालिटिकल कैपेबिलिटीज, पेशेंस लेवल, इंटरव्यू पैनल, बोर्ड कैसे एंट्री करना है, कुछ टिप्स भी मैंने, डीप अंडरस्टैंडिंग, ओपिनियन बेस्ड, सब्जेक्ट रिवीजन, अपडेट्स वगैरह सारी चीजें, रूल्स रेगुलेशन, साइट्स कौन कौन सी फॉलो करनी है, एवरीथिंग आई हैव डिस्कस्ड। एक और सेशन में लेने वाला हूं, तब तक मैं देखूंगा कि क्या क्या, अभी मैं इस सेशन के बाद अपने आप को खुद सेल्फ एनालिसिस करूंगा कि क्या क्या मैंने मिस कर दिया हुआ, वो नेक्स्ट सेशन में। तो 1-2 सेशन में हम लोग इंटरव्यू वगैरह खत्म कर देंगे, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छे से जब पढ़ना हो कभी भी आपको, हमेशा जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आप जैसे मान लीजिए ये जैसे यूपीएससी का है, आप हमेशा ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को देखिए, उनमें क्या क्राइटेरिया मांगी गई है, देखिए ये सारी चीजें, ठीक है। इसमें प्रॉपर इन्होंने पूरा डिटेल लिखा हुआ है कि मीडियम ऑफ टेस्ट विल बी इंग्लिश। उसी तरीके से पर्सनालिटी टेस्ट को भी इन्होंने सारी चीजें मेंशन की होती है।
देखिए ये सब इंटरव्यू शैल कैरी 75-25 वेटेज फॉर दोज कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्टेड आउट ऑफ रिक्रूटमेंट टेस्ट एंड दोज हु विल क्वालिफाई द इंटरव्यू। ठीक है, 75-25 रेशियो पर आपका क्वालिफाई करने वाले हैं। बिलोंगिंग टू वेरियस, ये इतना परसेंट आपका होना चाहिए। ठीक है, ये सब तो इसमें बहुत ज्यादा नहीं दिया हुआ, लेकिन जब आप सिविल सर्विसेज वगैरह देखोगे ना तो उसमें लिखा रहेगा कि आपकी पर्सनालिटी जज की जाएगी। तो यही सब चीजें यहाँ पर भी है। ठीक है, थोड़ा सा ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट, ये तो मैंने लेटेस्ट जो 26 पोस्ट के लिए आया तो उसका दिखा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, तो आपको ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट थोड़ा देखना पड़ेगा। जैसे बिहार का खोलते हैं, बिहार का एडवर्टाइजमेंट, एक मिनट रुकिए जरा। इसमें बिहार का कौन सा है, ये है शायद, यूपीएससी का है। देखिए ये यूपीएससी का खुल गया है फिलहाल। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आप ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट जिस भी जगह का फॉर्म भर रहे हैं, भरने जा रहे हैं, उसको ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को पढ़िए कि क्या प्रोसेस सिलेक्शन का। इंटरव्यू में नीचे 2-4 लाइन हिंट लिखी रहती है कि क्या वो आपके पर्सनालिटी जज करने वाले हैं, क्या जज करने वाले हैं। ठीक है, आप ड्रग इंस्पेक्टर देखिए, आईएएस और ड्रग इंस्पेक्टर बहुत फर्क है। फर्क ये है कि आईएएस क्या है, जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट वर्सेज स्पेशलिस्ट का कंपटीशन चल रहा है, मास्टर ऑफ ऑल नहीं होता है। ठीक है, यहां पर क्या है कि आप स्पेशलिस्ट हो, आप उस चीज के स्पेशलिस्ट हो, सब चीज के मास्टर नहीं हो। तो यहां पर आप जैक ऑफ सिविल सर्विसेज में जैक ऑफ ऑल हो, मास्टर ऑफ नन हो, आप किसी एक का मास्टर नहीं हो सभी चीज पे, लेकिन यहां पर मास्टर आप स्पेशलाइज हो। आप यहां पर इसेंशियल क्वालिफिकेशन देखिए, डिजायरेबल वगैरह सब कुछ। ठीक है, ये जो क्लॉज है यही तो गड़बड़ किया था यूपीएससी ने पिछली बार। आपकी ड्यूटीज क्या है, आप देखिए यहां ड्यूटीज लिखी हुई है ना, तो यहां से ड्यूटीज आपको पढ़नी है कि आपको काम क्या मिलने वाला है। साइंटिस्ट भी, इनकी ड्यूटीज क्या होने वाली है। ठीक है, असिस्टेंट आर्किटेक्ट, एक मिनट जरा देखिए, एक सेकंड रुकिए जरा। ये देखिए हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट, यहां पर सारी चीजें। ठीक है, किसके लिए, इसेंशियल क्वालिफिकेशन। ये थोड़ा ये जो क्लॉज था यही तो गड़बड़ था। देखिए ड्यूटीज यहां पर लिखा हुआ ना, ड्यूटीज द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक फंक्शन स्पेशलाइज इन रूल 51, ये रूल पढ़ना पड़ेगा डीएनसी एक्ट का आपको। ठीक है, इंक्लूडिंग इंस्पेक्शन ऑफ लाइसेंस ड्रग कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरर, लाइसेंस सेल यूनिट्स, ब्लड बैंक, ब्लड बैंक भी इंक्लूडेड। देखिए ब्लड बैंक मिसिंग हो रहा था, ब्लड बैंक के बारे में भी क्या रूल्स रेगुलेशन वो भी आपको पता होना चाहिए। कैसे सैंपल निकाला जाता है, सैंपल्स को कितने भाग में किया जाता है। ठीक है, किसके तहत आप सीज कर रहे हो, किस फॉर्म नंबर के तहत सीज कर रहे हो। ठीक है, कैसे एनालिसिस के लिए जो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरीज उनको कैसे भेजा जाता है, इन्वेस्टिगेशन कैसे केसेस का किया जाता है, ये सब चीजें। कंप्लेंट को कैसे डील किया जाएगा, लॉन्चिंग ऑफ प्रोसिक्यूशन, वायलेशन ऑफ एनी ब्रीचेज ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, कोई अगर वायलेट कर रहा है तो आप एक्शन क्या लेने वाले हो, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए ड्रग्स एंड मैजिक एक्ट, रेमेडीज एक्ट, ये सब। ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, तो डीआई का आप देखते हो कि मेडिकल शॉप पे कई सारा छापा पड़ता है, तो ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर भी देखिए छूट रहा था, मिसिंग था। तो आजकल डीपीसीओ 2013 आया हुआ है। आपके बिहार डीआई में काफी सारा क्वेश्चन पूछा गया था, तो वहां से सारी चीजें भी आपसे पूछी जाएंगी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और फटाफट दिखा देता हूं, ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। बीपीएससी डीआई का कौन सा है, एक मिनट। तेलंगाना का ये है, तो तेलंगाना का भी आप देख सकते हैं। ठीक है, क्या इसमें इंटरव्यू वगैरह का जो भी प्रोसेस है आप ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट से देखिए। ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको दिखाना ही चाह रहा हूं कि आप ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट, ये जैसे मध्य प्रदेश का मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का है, आप यहां से इसका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट वगैरह देख सकते हैं। ठीक है, बिहार डीआई का है। ठीक है, 55 पोस्ट के लिए आई हुई थी, तो इसमें आप देख लीजिए क्या क्या इन्होंने बातें लिखी हुई हैं। ठीक है, कौन है यहाँ पर। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो एडवर्टाइजमेंट जारी करने में कितनी गड़बड़ की है एमपी वालों ने, क्वालिफिकेशन को लेके। अब ध्यान से देखिए कितना कंफ्यूजन है, इसी पे तो विवाद चल रहा है, कोर्ट में केस चला गया है। थोड़ी सी गलती जो आयोग ने लिखने में इधर उधर हिंदी में तहस नहस मचा दिया अभी इन्होंने। ठीक है, चलिए इस मुद्दे पर मैं कभी और बात करूंगा, अभी हमारा काम जो है। ठीक है, बीपीएससी का जरा देख लेते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर ये एक्सपीरियंस मांगा गया था, बाद में जो एक्सपीरियंस हटा के फ्रेशर के लिए वैकेंसी खोली गई थी और सभी लोगों ने दिया था। ठीक है,
अंग्रेजी में वर्ड इज शैक्षणिक योग्यता मान्य होगा। देखिए कितना बढ़िया इन्होंने लिखा हुआ है, जबकि एमपीडीआई वालों ने यही गड़बड़ कर दिया। चयन प्रक्रिया, देखिए ये चयन प्रक्रिया आपको पढ़ना होता है कि क्या प्रोसेस, आप अलग अलग पेपर हुआ था इसका, आपने देखा होगा। फिर देखिए साक्षात्कार 50 अंक का, ठीक है, साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, लिखित परीक्षा के साक्षात्कार जोड़कर मेधा सूची तैयार की जाएगी, ठीक है। अन्यथा उम्मीदवारों को स्वास्थ्य जांच आयोग के स्तर पर किया जाएगा, ये सब सारी चीजें, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप देखिएगा। बाकी नाउ इट्स टाइम फॉर द क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। आपको जरा डाउट देख लूं, काफी देर से आप वेट कर रहे हैं, काफी क्वेश्चन स्क्रीन भर गई है आपकी। चलिए एक एक करके क्वेश्चन जरा मैं आता हूं। सर कट ऑफ क्या रहेगा? सौरभ जी कट ऑफ किस चीज का पूछ रहे हैं? कट ऑफ अलग अलग रेंज है, ठीक है। इंडिया का जैसे 60% के आसपास एक रेंज होता है कट ऑफ। बिहार डीआई का मैंने एक्सपेक्टेड रेंज बता ही दिया था सारी चीजें। सर जी ड्रग इंस्पेक्टर क्वालिफिकेशन बी फार्मा ही रहेगी या अब आने वाले में एम फार्मा तो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, एम फार्मा नहीं होगी। मिनिमम क्राइटेरिया विल बी, सौरभ जी, बी फार्मा होगा, ठीक है। सर डीआई के लिए स्टेट पीसीआई में रजिस्ट्रेशन जरूरी क्या है? एब्सोल्युटली नॉट। जब आप फार्मासिस्ट का एग्जाम देंगे तब आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। डीआई के लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं होता है, बट इट वुड बी बेटर। आप फार्मासिस्ट हैं तो फर्जी फार्मासिस्ट क्यों कहलाएंगे? यू शुड बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, ठीक है। बिहार डीआई का रिजल्ट 31 तारीख को। विकास जी सर जनरल नॉलेज का कैसे करना है और डू वी नीड टू स्टडी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी ऑफ स्टेट्स? थोड़ी बहुत स्टेट के बारे में जानकारी हो, जैसे बीपीएससी डीआई का, कुंदन जी बीपीएससी के भी एस्पिरेंट है और यूपीएससी के भी एस्पिरेंट है, तो आप बीपीएससी का पेपर आपका शायद अच्छा हुआ है, तो आप स्टेट का थोड़ा सा बीपीएससी डीआई का जो पेपर आप देख लीजिएगा, ठीक है। यूपीएससी डीआई का भी शायद पेपर आपका अच्छा हुआ है। स्टेट की थोड़ी इंफॉर्मेशन, क्योंकि आप बिहार के ही रहने वाले हैं तो आपको ये सारी चीजें जो है थोड़ा सा स्टेट के स्पेसिफिक पता होना चाहिए। अगर आप स्टेट बाहर के हैं तो भी थोड़ा बहुत उस स्टेट की अगर है तो थोड़ा बहुत ज्योग्राफिकल कंडीशन पता होना चाहिए, कितने जिले हैं, क्या जिला उला है, सब वो सब सारी चीज थोड़ी बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए वहां का। सर व्हाट विल बी द कट ऑफ फॉर यूपीएससी डीआई हेल्ड ऑन 19 अगस्त? देखिए कट ऑफ यूपीएससी का कभी भी क्लियर नहीं होता है, क्योंकि ये ऑनलाइन पेपर तो लेते नहीं है, ऑफलाइन पेपर ले रहे हैं। और इनका चाहे आप सिविल सर्विसेज का देख लीजिए, चाहे आप कहीं का भी पैटर्न देख लीजिए, 60% ज्यादा कट ऑफ जाने नहीं देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन को टिपिकल बना देते हैं। तो यू कैन एक्सपेक्ट नियर अबाउट 60%, ठीक है। 60% का मतलब अगर 100 नंबर का है तो 60 नंबर। सर एंड फ्रॉम वेयर डू वी नीड द लेटेस्ट ट्रेंड्स एंड इश्यूज रिलेटेड टू फार्मास्यूटिकल फील्ड विद रेफरेंस टू स्टेट एंड कंट्री? वही कुंदन जी मैंने आपको बताया, पीआरएस साइट आप फॉलो करिए, पीआईबी साइट फॉलो करिए, न्यूज वगैरह जो इंडियन एक्सप्रेस है, द हिंदू है, कभी कभी आपके ऐप में अगर आए न्यूज की कोई फार्मेसी से रिलेटेड अमेंडमेंट कोई एक्ट पास किया गया है, उसको तुरंत फटाक से पढ़ लीजिए, उसके पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। सर काइंडली मेक पार्ट 2 वीडियो क्वेश्चन पेपर। बिल्कुल बनाऊंगा अर्नब जी, अभी तो इधर हूँ फिलहाल। अब बिहार के गर्ल्स का कट ऑफ क्या रहेगा? देखिए गर्ल्स का कट ऑफ, क्योंकि बिहार में रिजर्वेशन की पॉलिसी डिफरेंट है, और जगह 1/3 है, लेकिन बिहार में 50% रिजर्वेशन है। सो डेफिनेटली जनरली एक देखा गया कि जो बिहार की जो गर्ल्स होती हैं उनका जो कट ऑफ होता है वो नियर अबाउट ईडब्ल्यूएस रख देते हैं, या फिर वो उससे भी कम हो सकता है, जनरली ऐसा देखा गया, बट ये ट्रेंड टूट भी सकता है। तो जो मेल कैंडिडेट जनरल, जाहिर सी बात है फीमेल का वहां पर 50% आरक्षण है, तो आपका कट ऑफ कम ही होने वाला है, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है, ठीक है। 5-10 नंबर इधर उधर ऊपर नीचे हो जाए, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है। और बिहार के केस में देखिए ऑनेस्टली स्पीकिंग कट ऑफ को प्रेडिक्ट कर पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी मैं ग्रुप में बात कर रहा था, वहां मैंने डाल दिया कि आप 280 प्लस ही एक्सपेक्ट करके चलिए, बट कई लोग नाराज हो गए इसमें कि सर हमारा तो आ ही नहीं रहा है। आपका नहीं आ रहा और लोगों का आ रहा है, आप ये समझने की कोशिश करिए। उसमें कई लोग नाराज हो जाए, उसी बैच में कई लोग बहुत अच्छा परफॉर्म 320 330 करके आए, 340 तक करके आए हुए लोग, 340 मार्क का। कहाँ से आते हैं ऐसे ऐसे लोग, समझ में नहीं आता है। तो अभी एक स्टूडेंट से बात हो रही थी, वो पंजाब के रहने वाली है, फीमेल कैंडिडेट हैं, उनका जो है उड़ीसा में भी हो गया, उड़ीसा की नहीं सॉरी उड़ीसा की रहने वाली है, उड़ीसा में भी उनका हो गया, और बिहार का भी उन्होंने एग्जाम दिया था, बिहार में भी उनकी हाई चांसेस, यूपीएससी का भी उन्होंने दिया है, यूपीएससी में देयर इज हाई चांसेस, तो उनका 2-3 जगह होने वाला है। अब कहाँ पर फाइनल होगा कुछ पता नहीं है, लेकिन हो जाएगा।
कहीं ना कहीं तो फिक्स इन तीनों में से कहीं ना कहीं होने वाला है, हो सकता है तीनों में हो जाए। तो उनसे जो मैंने बात की तो वो तो 320, 324, 328 उनका आ रहा था। मैंने क्वेश्चन पेपर भी मंगवाया, सारी चीज एनालिसिस, 324 प्लस आ रहा है उनका। मोर देन 21 स्टूडेंट बीपीएससी डीआई में है जिनके 300 से प्लस नंबर है। 55 पोस्ट के लिए है, तो आप मान के चलिए देखिए, तो जनरल वालों को 300 प्लस ही आप मान के चलिए, बाकी ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं, तो आप थोड़ा बहुत कम जाएगा। सीडीएसयू 493 डीआई पब्लिश व्हेन सर, बिफोर अक्टूबर और आफ्टर अक्टूबर। देखिए इस पे कोई भी ये कहे कि नहीं ये रिलीज हो जाएगी अक्टूबर में, ऐसी कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, किसी भी कोचिंग वाले बंदे के पास, किसी भी बंदे के पास नहीं है। आप जो सीडीएसयू में काम करे उनसे भी पूछेंगे तो उनको भी एग्जैक्ट नहीं आइडिया है, केवल आइडिया कि हाँ इतनी पोस्ट वैकेंट है। ये मैं इसलिए बेसिस पे बोल रहा हूँ क्योंकि कई जगह से, अपने यूपी से भी, साउथ इंडिया में भी, महाराष्ट्र से भी लॉट ऑफ स्टूडेंट, कम से कम 20-25 बच्चों ने आरटीआई फाइल किया जो मेरे नॉलेज में है। किससे बात हुई कि सर मैंने आरटीआई की कॉपी भी मैं आपको अगर कहेंगे तो दिखाऊंगा, मुझे व्हाट्सअप किया हुआ है जो रिप्लाई आया है वहां से, तो उसमें 493 पोस्ट वैकेंट की गई है और उसको जल्द से जल्द भरने की बात की गई है। लेकिन अभी वो रिक्रूटमेंट रूल वगैरह में चेंज कर रहे हैं, वो सेम रिप्लाई हर आरटीआई में दिया गया है। ठीक है, तो वो रिक्रूटमेंट पॉलिसीज वगैरह चेंज करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी डिसीजन दिया है, अभी पटना हाई कोर्ट में भी मैटर लटका हुआ है। आप देखिए पहले डिसीजन आया तब जाके फ्रेशर के लिए ओपन हुई, अभी भी डिसीजन पता है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया तो अब स्टेट उसको पलट नहीं सकता है। सो ज्यादातर अब जो एक्सपीरियंस आपका वो डिजायरेबल ही होने वाला है। आफ्टर अक्टूबर ओनली पॉसिबल, यस, चांसेस आर वेरी हाई, अक्टूबर के बाद ही हो सकता है, बट आएगी जरूर, ये तो तय है, क्योंकि 2024 में होना है लोकसभा इलेक्शन, और ये बहुत हाई टाइम है एग्जामिनेशन के पहले। आरआरबी की वैकेंसी, एसआईसी की वैकेंसी, सारे एम्स में आप देखो ऑलमोस्ट आई हुई है वैकेंसी। ठीक है, सिविल सर्विसेज में सारे स्टेट में आई हुई है, यूपीएससी हर साल कराता ही कराता है, तो लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर गोइंग टू बी देयर। ठीक है, आप किसी एक दो अपॉर्चुनिटीज को अच्छे से पकड़िए, उसकी अच्छे से तैयारी करिए और उसमें सिलेक्शन ले लीजिए। ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी, ये अपॉर्चुनिटी, ये अपॉर्चुनिटी, हर जगह परेशान होंगे तो हर जगह दिक्कत होगी आपको। हाँ बहुत सारे आप कर सकते हो एक साथ, क्योंकि सिलेबस मैचिंग है तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मैंने काफी चीजें आपसे शेयर की। सो दिस होल सेशन वाज टोटली बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, और मैं 110% कॉन्फिडेंट हूं कि ये सारी चीजें हैं। बहुत बारीकी अभी एक अरविंद जी हैं, अरविंद जी ने अभी यूपी का इंटरव्यू दिया था, कुछ मार्क्स उनका चूक गया डीआई में, बट ही इज अ वेरी सिंसियर गाई, बहुत ही अच्छे कैंडिडेट हैं वो, और 100% मैं श्योर हूं कि उनका कहीं ना कहीं होने वाला है। ठीक है, बिहार का भी पेपर दिया हुआ, ठीक ठाक उनका पेपर हुआ है, तो अभी उनका कहीं ना कहीं 100% होने वाला है। तो उनसे भी मैंने एक्सपीरियंस लिया कि आपका यूपी का क्या एक्सपीरियंस रहा है, यूपीडीआई जो आपने एग्जामिनेशन, तो उनसे शेड्यूल C1 में डिफरेंस, शेड्यूल H1 में डिफरेंस, फिर उनकी जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड पूछा गया, उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्योंकि शेड्यूल सी में वो काम उन्होंने किया था तो क्या क्या आपने वहां काम किया, यहाँ पर क्या है, ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस भी कुछ, बहुत सारी चीजें पूछी गई उनसे। ठीक है, मेरे कई टीचर हैं जो मेरे को बी फार्मा में उन्होंने पढ़ाया था, वो सीडीएसयू के थ्रू अभी गाजियाबाद नॉर्थ जोन में जो है डीआई हैं, तो उनसे भी बात हो जाती, तो वो भी उनसे भी एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। आपके बैच में 2-3 लोग खुद ऑलरेडी दे आर असिस्टेंट ड्रग इंस्पेक्टर, एक लोग छत्तीसगढ़ में है, एक शायद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में है, 2-3 लोग हैं जो इस बैच में भी ऑलरेडी दे आर डीआई, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन उन्होंने क्रैक किया हुआ है। और मैं देखता हूँ कि बड़े शालीनता से सुनते रहते हैं, बड़ी सारी चीजें हैं, बातें होती हैं बड़े प्यार से। कहते हैं ना, जो जितने अच्छे पोस्ट पे होता है, बड़े पोस्ट पे होता है ना, बहुत ही शांत होता है वो। ठीक है, तो उनसे भी एक्सपीरियंस मेरा शेयर होता है, तो ये प्लेटफॉर्म एक एक्सपीरियंस शेयर होने का है। बहुत सारी चीजें मैं उनसे, मेरे से बहुत सीनियर इस बैच में बहुत सारे लोग सीनियर हैं, जो मेरे से हो सकता है 4-5 साल भी सीनियर हो, मेरे इक्विवेलेंट भी हैं, मेरे जूनियर्स भी हैं, कई सारे लोग जूनियर्स भी हैं, बट यहाँ सीनियर जूनियर का कॉन्सेप्ट नहीं है, दिस इज अ नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म। तो आपसे बहुत सारी चीजें मैं सीखता हूँ, मैं अपना सारा एक्सपीरियंस आपसे साझा करता हूँ। ठीक है, चलिए, सो कुछ और क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए, अदरवाइज हम लोग सेशन को एंड करेंगे, 10:15 बज रहा है। ठीक है, चलिए, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर क्वेश्चन, वन मोर सेशन आई एम गोइंग टू टेक। तो मैं अभी इस पे एनालिसिस करने वाला हूँ कि क्या मेरे से बोलते बोलते छूट गया है, किस बात पे और मुझे इंपॉर्टेंट मुद्दे पे काम करना चाहिए। तो 2 सेशन में इंटरव्यू काफी है, आपके ऊपर है, आपको मैंने रास्ता सुझा दिया है, बता दिया है, आपको उन चीजों पे काम करना है। ठीक है, छोड़ना नहीं है लास्ट मोमेंट तक। चंद्रयान 3 से आपने क्या सीखा, नई जनरेशन को चंद्रयान 3 ने जगा दिया, एक साइंटिफिक टेम्परामेंट इंडिया में था बहुत पहले से, सबको झकझोर के रख दिया है।
आपने देखा होगा कि के सिवन साहब जब पीएम मोदी से रो रहे थे, गले लग के परेशान हो रहे थे काफी, पूरे देश ने वो इमेज देखी थी। और एक आज का दिन है, आप देखिए। तो फेल्योर से सीखिए। कई लोग हैं जो कई साल से अटेम्प्ट दे रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, परेशान मत होइए। थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, थोड़ा सा अपने दिमाग को फ्रेश कीजिए, और जो भी गलतियां हुई हैं, गो फॉर अ डीप सेल्फ एनालिसिस। चंद्रयान 2 की डीप सेल्फ एनालिसिस, मैं तो क्यूए क्यूसी भी पढ़ाता हूं, मैं तो एनडीडीएस भी पढ़ाता हूं, तो उसमें करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन टॉपिक है, स्कापा। आप जब इंडस्ट्री में भी जाते हैं तो भी करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन आप यूज करते हो, जब आप क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में काम करते हो। तो चंद्रयान 2 में क्या क्या गलतियां थी उसको बहुत डीप एनालिसिस किया उन्होंने, उसी का स्पेसिफिक सोल्यूशन ढूंढा, और इस बात पे भी काम किया कि आगे क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, गड़बड़ हो सकती है। तो सारी चीजों को मिनिमाइज किया, तब जाके आज हमें वो दिन देखना पड़ रहा है। तो आप चंद्रयान 3 से बहुत कुछ सीखिए, अपने पेशेंस लेवल को खोना नहीं है, क्योंकि इंडिया में रिक्रूटमेंट प्रोसेस थोड़ी सी डिले है। आपको पेशेंसली काम करना पड़ेगा। अपने जॉब कर रहे हैं तो जॉब पे फोकस रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, सीखिए उस चीज से, ठीक है। जो भी गलतियां आपसे हुई हैं, क्यों नहीं हो रहा, उसके पीछे रीजन क्या है, यू नीड टू गो फॉर सेल्फ एनालिसिस। सेम गलती करेंगे, सेम रिजल्ट आएगा, आप एक विशेष साइकिल में फंस जाएंगे, ठीक है। और मैं नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आप 6 महीना, साल भर, 2 साल के अंदर सिलेक्शन ले लीजिए। जब भी आपका सिलेक्शन हो, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सर, आई हैव आल्सो गिवन द यूपीडीआई इंटरव्यू, बट मोस्टली दे वर आस्किंग लेटेस्ट ट्रेंड एंड करंट इवेंट्स हैपनिंग इन फार्मास्यूटिकल फील्ड। बिल्कुल, ये मैंने बोला, आपसे अपडेट पूछे जाएंगे। देखिए, कुंदन जी ने भी एक कैंडिडेट है जिन्होंने दिया था, तो लेटेस्ट ट्रेंड जरूर पूछते हैं वो आपसे। उसके अलावा पेरेंटल शेड्यूल सी, देखिए शेड्यूल सी का आपको थोड़ा सा डीपली पढ़ना पड़ेगा। तो शेड्यूल सी के लिए मैंने वीडियो भी बनाई हूँ, शेड्यूल सी C1 के लिए। और कुछ गवर्नमेंट की साइट है, जैसे कर्नाटका की है, यूपी की है, बिहार की है, उनका जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में संशोधन स्टेट बेस्ड उन्होंने अपने रूल्स बनाए हुए हैं, उसमें उन्होंने शेड्यूल सी C1 के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो आप ऑफिशियल साइट से पढ़िए। बिल्कुल, तो वही कुंदन जी मैं बात कर रहा था, अपडेट पे काफी पूछते हैं वो, कि आपकी फील्ड में लेटेस्ट अपडेट क्या चल रहे हैं, ठीक है। कोई भी रूल आ रहा है तो उस पर क्या लेटेस्ट अपडेट है। अभी जैसे मेडिकल डिवाइसेज, अभी ट्रेंड में सबसे लेटेस्ट न्यूज यही है कि मेडिकल डिवाइसेज में जो है उसको मर्ज कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो आपको अपना ओपिनियन बना के रखना पड़ेगा कि क्या मेडिकल डिवाइसेज को मर्ज करना सही है या फिर उसको सेपरेट आउट ही रखना चाहिए, क्योंकि मेडिकल डिवाइसेज अलग रूल के तहत रूल हो रही है। टू कवर द लेटेस्ट ट्रेंड, बिल्कुल मैगजीन है, एक आध दो हैं, बट वो बहुत ज्यादा इसमें ठीक है नहीं, शायद काम आने वाली है। जैसे एक साइंटिफिक रिपोर्टर करके मैगजीन है, एक एक राज्यसभा टीवी के नाम से पहले आता था, अभी तो वो सनसेट टीवी हो गया। उस पर एक पूरा साइंटिफिक एक प्रोग्राम ही है, उसमें भी आप देखिए, उसकी प्लेलिस्ट में जाके देखो, कोई फार्मेसी से रिलेटेड, कोई नया ड्रग से रिलेटेड कोई साइंटिफिक हुआ है तो उस वीडियो को खोल करके थोड़ा देख लीजिए, वहां से कर सकते हैं। ठीक है, बाकी कोई ऐसी कोई मैगजीन की स्पेसिफिक जो सारे ड्रग्स के बारे में सब कुछ बताए, ऐसा तो नहीं। इंडिया में थोड़ी बहुत सारी चीजें इंफॉर्मेशन आती रहती हैं, कुछ मैगजीन्स हैं, बट वो सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, कुछ और पूछना है तो प्लीज पूछ लीजिए। नितिन, तनिष जी, सौरभ जी, बताइए, कुछ पूछना चाह रहे हैं, हैंड रेज किया आपने। मेरे पास कई लोग जुड़ नहीं पाए हैं, व्हाट्सएप उनका मैसेज आया है कि सर आप क्या डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, असिस्टेंट ड्रग कमिश्नर का जो हुआ था उसमें भी कई लोगों ने इंटरव्यू दिया हुआ है, सारी चीजें अभी बहुत सारे रिजल्ट आने वाले हैं, अभी बहुत कुछ लोग देखने वाले हैं। जीके के लिए कोई स्टडी मटेरियल मिल सकता है क्या? बिल्कुल, जीके के लिए क्यों नहीं मिल सकता है, मिल सकता है। मेरे पास जीके के खुद के अपने टाइम के बनाए हुए नोट्स भी हैं, सारी चीजें हैं मेरे पास। तो बहुत अच्छी क्वालिटी के जीके नोट्स हैं, वो यूपीएससी लेवल के हैं, बहुत बहुत अच्छे क्वालिटी के हैं। मैंने भी जो समय दिया है, जाहिर सी बात है मैंने सीखा है उस सब चीजों को। ऐसा नहीं, जो पढ़ाने में, जो बात करने में, जो सारी चीजें, वो धीरे धीरे मैच्योरिटी आई है ना, वो कहीं ना कहीं प्रिपरेशन का असर होता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें मैंने आपसे शेयर की।
ठीक है कुंदन जी, आप मुझे पर्सनली कनेक्ट करिएगा, व्हाट्सएप नंबर है ये, आप मेरे से कनेक्ट हैं तो आप वहां पर कनेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको शेयर कर दूंगा कुछ नोट्स, ठीक है, काम के। कुछ मैगजीन्स वगैरह की पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, कुछ मैगजीन की साइट वगैरह शेयर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको फैक्चुअल या थोड़े थोड़े उसके शॉर्ट नोट मैं प्रोवाइड कर दूं आपको, क्योंकि मेरे पास काफी डिटेल्ड हैं, बहुत अच्छे हैं, मेरे द्वारा हैंड रिटन वो नोट्स हैं और इतने बढ़िया वो बन चुके हैं समय के साथ साथ, उसमें बहुत सारी चीजें मैंने सप्लीमेंट की है। जिस भी एग्जाम में मैं बैठता हूँ सिविल सर्विसेज के, ऑलमोस्ट भगवान की दुआ से, ऊपर वाले की दुआ से इजीली हो जाता है, प्रीलिम्स मेंस तक पहुंच जाता है आराम से। बट अभी समय की व्यस्तता है, अभी वो सब चीजों में मेरा फोकस नहीं है। अभी मेरा फोकस देखिए, लाइफ में ना हमेशा टाइम टू टाइम सबकी प्रायोरिटी चेंज होती रहती है, कब किसको क्या देना है, एग्जाम देना है, किसकी लाइफ में क्या प्रायोरिटीज है, सबकी अलग अलग प्रायोरिटीज होती हैं। अभी मेरी प्रायोरिटीज पूरी तरीके से फार्मेसी फील्ड पे है, क्योंकि इसलिए मेरा थोड़ा सा मोटिवेशन यहाँ बढ़ा हुआ है। साथ साथ क्योंकि मेरे थोड़े से इनपुट से मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत ज्यादा सारी चीजें सब कुछ मुझे ही पता है, दुनिया में एक से एक लोग हैं, ठीक है, बहुत हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, बहुत सीनियर पर्सन भी लोग हैं। लेकिन मेरी इस उम्र में जो मैंने सीखा है, जो मेरा तजुर्बा है, थोड़ा सा इनपुट अगर मैं दे देता हूँ तो बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल जाती है। अभी जैसे जीपैट का रिजल्ट था, 170 लोग हो गए इसमें 2023 में। जब मैं रिजल्ट ट्रेस करने लगा, 170 कैंडिडेट हैव बीन सिलेक्टेड, 27th बेस्ट रैंक आई। अभी आप देखिए, उसमें 47 पोस्ट थे उड़ीसा वाले में, उसमें 19 लोग हो गए हैं, ठीक है। अभी सफदरजंग हॉस्पिटल का फार्मासिस्ट का हुआ था, उसमें हो गए हैं कई लोग, ठीक है। एमपीडीआई में 3 लोग हुए लेकिन रिजल्ट अटक गया हुआ है, 6 लोग उसमें वेटिंग में हैं कुछ नंबरों से। तो कई सारे लोगों की जिंदगी बदली है। अब तक मैं 227 प्लस फार्मासिस्ट बना चुका हूं इस 3-4 साल के प्रिपरेशन जब से मैं करा रहा हूं। 227 लोग फार्मासिस्ट हो चुके हैं ऑलरेडी, इतने लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। तो जब मेरे थोड़े इनपुट से जब इतना सब कुछ है, एक बंदा इतना इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है फार्मेसी फील्ड में, तो मैंने सोचा कि थोड़ा इस पे फोकस करके कर लिया जाए, क्योंकि चेंज बदलाव आ रहा है। मैं आज जिस भी स्थिति में हूं, लेकिन सामने जो भी मेरे साथ है एक पूरी फौज खड़ी है। आपको यकीन नहीं होगा, मैं भले से कुछ भी जिंदगी में हूं ना हूं, लेकिन मेरे पढ़ाए हुए बच्चे असिस्टेंट कमांडेंट भी बन गए हैं। सचिन करके एक मेरा स्टूडेंट लोकल यूनिवर्सिटी का सहारनपुर, वो जो है इस समय असिस्टेंट कमांडेंट है, और हम दोनों साथ ही एग्जाम, बीच में हमने साथ में एग्जाम दिया, ठीक है। मतलब जिस ईयर में उन्होंने दिया उस ईयर में मैंने भी दिया, गुरु चेला दोनों जो है साथ ही एग्जाम दे रहे हैं। और वो इनफैक्ट मेरे से काफी बेहतर कर रहा है, वो बहुत ही अच्छा कर रहा है, वो मेरा स्टूडेंट है लेकिन बहुत अच्छा कर रहा है, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम। सर जी आप किसी से कम नहीं हो, आपको बहुत अच्छी नॉलेज है। थैंक यू सो मच सौरभ जी। बट मेरी नॉलेज तभी काम आएगी जब तक आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। आपने पढ़ाई कर ली, मैंने पढ़ाई कर ली, लेकिन जब तक वो पढ़ाई आपकी समाज को चेंज करने में, समाज के परिवर्तन में नहीं, अपने खुद के व्यक्तित्व में परिवर्तन में अगर नहीं यूज हो रही है, कोई यूज नहीं उस पढ़ाई का, ठीक है। अल्टीमेटली सोसाइटी इज गोइंग टू जज ऑन डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स। तो आप सब लोग जितना जल्दी सेलेक्ट हो जाएंगे, आप सब लोग को जितना फायदा होगा, वो मेरे लिए सेटिस्फैक्शन होगा। पहले मैं जब सेलेक्ट होता तो मुझे बहुत खुशी होती थी, लेकिन अब जब बच्चे सेलेक्ट होते हैं, एस्पिरेंट जो हैं वो सेलेक्ट होते हैं, बहुत खुशी होती है। मुझे अपने से ज्यादा खुशी होती, शायद उतनी खुशी तो शादी में नहीं हुई होगी जितनी खुशी बच्चों के सिलेक्शन पे हो जाती है, इतनी खुशी होती है। क्योंकि वो जिस जिस फैमिली से, जिस बैकग्राउंड से मैं आया हूं, जिस बैकग्राउंड से मैं बिलोंग करता हूं, मुझे अच्छे तरीके से पता है कि मिडिल क्लास का दर्द क्या होता है। 2-2 साल, 3-3 साल, कई कोचिंग वाले हैं जो उनका प्लेटफॉर्म वो 10-12-13 साल, 15 साल से ये काम कर रहे हैं, लेकिन टोटली उनका कमर्शलाइज सिस्टम है। बट हम लोग पढ़ाने के साथ साथ बच्चों के दुख दर्द को समझते हैं कि ये बच्चा यहाँ पर दिक्कत है, इसको पर्सनली गाइड करते हैं। खुद भी फोन कर लेता हूँ, फोन पे भी कनेक्ट होता है सारी चीजें, ठीक है। तो जब सेलेक्ट होके वो गुड न्यूज देते हैं कि सर आई हैव बीन ऑलरेडी सिलेक्टेड, सर मैं सेलेक्ट हो चुका हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। और इससे बड़ी खुशी शायद, सब लोग कहते हैं ना कि जब सैलरी वाला मैसेज आता है, योर सैलरी हैज बीन क्रेडिटेड, मुझे शायद उससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन इस बात में मिलता है कि किसी बच्चे का फोन आता है या मैसेज आ जाता है, ईमेल आ जाती है कि सर आई हैव बीन सेलेक्टेड इन दिस एग्जामिनेशन। वो अपने आप में सबसे खुशी वाला पल होता है, और बहुत प्राउड महसूस होता है अपने आप को भी और उस बच्चे को भी कि चलो ठीक है, उस बच्चे का हुआ, अब उस घर की पूरी सिचुएशन चेंज होगी, आर्थिक स्थिति, ठीक है। संदीप भैया है ना जो कहते हैं आर्थिक स्थिति ठीक ना हमारी, लेकिन बहुत सारे लोगों की जिंदगी चेंज होती है।
सौरभ जी, भगवान तो बहुत बड़ा दर्जा दे दिया, मैं भगवान नहीं हूँ। माफ कीजिएगा। बस ये है कि मैं एक पथ प्रदर्शक हूँ, इसीलिए मैंने शायद प्लेटफॉर्म का नाम फार्मा पाथफाइंडर्स रखा कि आपको रास्ता सुझाया जाए। ठीक है, ऊपर वाला तो ऑलमाइटी तो एक ही है जो आपको हमें सबको रास्ता दिखाता है, सुझाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच सौरभ जी आपका। लकी, थैंक यू सो मच सर, मोस्ट वेलकम लकी। चलिए, और किसी का कुछ है तो पुलिस पूछ लीजिए। झिझकिए मत, कभी भी ओपन हूं, एक दोस्त के तौर पर, एक छोटे भाई के तौर पर, एक बड़े भाई के तौर पर, एक मेंटर के तौर पर। कभी भी फोन करिए, पर्सनल टाइम छोड़ के। 12 बजे रात को मत फोन करिए, पता लगा जब घर में परिवार के साथ है तब फोन आ रहा, तो बड़ा डिस्टरबेंस होता है, गाली और पड़ती है घर वालों से। लेकिन आप कभी भी फोन करेंगे, कुछ भी दिक्कत होगी, कोर्स लीजिए ना लीजिए, कहीं भी आप रहें, कुछ भी रहें, कोई दिक्कत नहीं है। इफ यू आर गोइंग टू कॉन्टेक्ट मी, कोई दिक्कत नहीं है, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू हेल्प यू। ये मेरी प्रॉमिस है आपसे। चलिए, अभी देखिए, बहुत कुछ मैं चेंज करने वाला हूँ एजुकेशन के क्षेत्र में, बहुत कुछ चेंज करने वाला हूँ। अपने फार्मेसी में बहुत अच्छा काम करने, लोग बहुत अच्छा, मेरे से भी अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं लोग। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि चलो कई लोग सामने आ रहे हैं कि कॉमर्शियलाइजेशन छोड़ के कम से कम वो बच्चों के ऊपर आप ध्यान दे रहे हैं। चीजें बहुत अफोर्डेबल हो गई। आज के 2-3 साल पहले जब ऑनलाइन एजुकेशन नहीं था, अब देखिए 20-20 हजार कितने महंगे महंगे कोर्सेज, मोनोपोली दे हैव क्रिएटेड। बट अभी आप देखिए, थिंग्स हैव बीन चेंज्ड। 999 में फार्मासिस्ट बन जा रहे हैं, 1499 में डीआई सेलेक्ट हो जा रहे हैं। सोच के देखिए। ठीक है, एट वेरी अफोर्डेबल, बहुत क्वालिटी कोर्सेज आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए, सो आई थिंक देयर इज नो मोर क्वेश्चन, तो ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ठीक है, आपने अपना बहुत ही बेशकीमती समय दिया। सर, एपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में यूपी के लोग अलाउ हैं क्या? नो, एब्सोल्युटली नॉट। क्योंकि एपीपीएससी के लिए है, वहाँ की यूनिवर्सिटीज, वहाँ के जो कॉलेजेस हैं उनके लिए है। यू आर नॉट एलिजिबल। मोस्टली अदर कैंडिडेट्स नहीं एलिजिबल है। एक बार ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट आ जाए तो फिर कंफर्म हो जाएगा, बट टिल डेट यू पीपल आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, चलिए, बाकी आप सभी को पता है मेरा एक प्लेटफॉर्म है ट्यूटैक्सो के नाम से, जरा इसको भी थोड़ा सा सपोर्ट करिए। ठीक है, अभी इसको मैंने स्टार्ट किया है, इस पे काफी वीडियोस मैं डालने वाला हूं, सारी चीजें। ठीक है, ये देखिए, इस पे मैंने बहुत सारी चीजें अभी की हुई हैं, स्टार्ट मैंने किया है, तो इसको फटाफट आप करिए। ये सारी चीजें देखिए, वीडियोस में इस पे सब चीज आप ध्यान से अगर देखेंगे ना, तो बहुत कुछ मैं इस पे लाने वाला, जॉब के अपडेट वगैरह, करियर गाइडेंस वीडियोस वगैरह भी, ये सारी चीजें। ठीक है, बाकी आप हमारा पेज ट्यूटैक्सो अकेडमी वाला जो है टेलीग्राम, वो आप फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो ये तो इनोवेटर्स अड्डा रहेगा ही, फार्मा पाथफाइंडर्स एप्लीकेशन रहेगा, उसके साथ साथ ये प्लेटफॉर्म भी एक बैकअप भी रहेगा, और इसका पर्पज एक अलग है, जॉब वगैरह के लिए थोड़ा सा अलग, क्योंकि उस पर बहुत सारी वैकेंसीज आती है, खाजमा ज्यादा हो जाता है इस पे, इनोवेटर्स अड्डा पे, तो थोड़ा सा एक सेपरेट प्लेटफॉर्म होना चाहिए। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इसको भी सपोर्ट करेंगे। चलिए, इसको भी सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और सब्सक्राइब से ज्यादा जरूरी है बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि आपको आना चाहिए, इन्फॉर्मेशन पता लगनी चाहिए, सारी चीजें। ठीक है, सो जो मैं देख पा रहा हूं, शायद देर इज नो मोर क्वेश्चन, सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर टाइम। स्टे इन टच, बिल्कुल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, टेंशन मत लीजिए, रिलैक्स होके। स्वस्थ दिमाग ही और शांत दिमाग ही जिंदगी में कुछ कर सकता है, मैं बार बार बोलता हूं आपको। बी कूल इन एवरी सिचुएशन। कुछ भी दिक्कत है, फोन करिए, कांटेक्ट करिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लीज फील फ्री टू कॉल, कोई दिक्कत नहीं है, आप कॉल करिए, कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, चलिए, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, नमस्कार।